हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड आफ्टरनून और आप सभी का स्वागत है आज के कवि सम्मेलन में। सभी का हाथ जोड़ के नमस्ते करती हूँ। मेरा नाम है रोमल सुराना। नन्हा ज्ञान फाउंडेशन की ओर से सभी दर्शकों को और सभी कवियों को और कवियत्रियों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्ते। आज का ये दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज के दिन बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। आज फादर्स डे भी है, आज योग दिवस भी है यानी इंटरनेशनल योगा डे भी है, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, सेल्फी डे भी है और साल का सबसे बड़ा दिवस भी है। इन सब के चलते हम कवियों का मिलना या इन कवियों का साथ पाना बहुत ही भाग्य की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। ये जब कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, इसके पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ही माँ सरस्वती को हाथ जोड़ के नमन करते हुए उनका आशीर्वाद मांगते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। रोमल सुराना, नन्हा ज्ञान फाउंडेशन से। अब नन्हा ज्ञान फाउंडेशन करता क्या है और नन्हा ज्ञान फाउंडेशन की स्थापना क्यों हुई थी, उसके बारे में सिर्फ 2 मिनट की चर्चा। नन्हा ज्ञान फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करती है और डेवलपमेंट के अलावा मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ये पेरेंट्स के साथ में और उन सभी टीनेजर्स के साथ में काम करती है जो मानसिक रोग या मानसिक तनाव से ग्रस्त है। हमारा टाई अप अलग-अलग स्कूल्स, कॉलेजेस के साथ में है जो हमें अपना फीडबैक समय-समय पे देते हैं और जहां हमारी जरूरत होती है, हम वहां पे उनके साथ में मिलके काम करते हैं। नन्हा ज्ञान फाउंडेशन ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है नन्हा ज्ञान हेल्दी माइंड्स। नन्हा ज्ञान हेल्दी माइंड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यदि आप में थोड़ी भी प्रतिभा है और आप उसे शोकेस करना चाहते हैं, तो नन्हा ज्ञान हेल्दी माइंड्स आपको उस चीज का प्लेटफॉर्म देता है। ये ग्रुप 2 महीने पहले बना है और आज इस ग्रुप में करीब 3,000 लोग जुड़ चुके हैं और हम लोगों ने कम से कम 80 से ज्यादा लाइव सेशंस लिए हैं और जिसमें से 90% लोग फर्स्ट टाइम लाइव जा रहे थे। ये नन्हा ज्ञान हेल्दी माइंड्स के बारे में। अब रोमल सुराना के बारे में, अपने बारे में 2 चीज कहना चाहती हूँ। मैं एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट काउंसलर हूँ और पिछले 5-6 सालों से बच्चों के साथ में काम कर रही हूँ और आज का दिवस मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि आज जो दर्शक होंगे उनमें मेरे पिताजी भी है और आज देखने के लिए आज पिता दिवस भी नहीं कि फादर्स डे भी है। अपने पिता और अपने ससुर जी, क्योंकि ये योग संजोग की बात है कि मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी का नाम एक ही है, अनिल कुमार जी। तो उनके लिए एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि आज फादर्स डे है। जब जन्म लिया मैंने जब जन्म लिया मैंने बधाई कुछ इस तरह मिली। जब जन्म लिया मैंने बधाई कुछ इस तरह मिली। अरे घर में तो सिर्फ बेटी आई है। अरे घर में तो सिर्फ बेटी ही आई है। तब 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 सिर्फ बेटी नहीं, मेरे घर में लक्ष्मी आई है, कह के पापा ने मिठाई दी। अरे मेरे घर पे सिर्फ बेटी नहीं, घर पे एक लक्ष्मी आई है, ये कह के पापा ने मिठाई दी। जब मेरी पत्रिका बनी जब मेरी पत्रिका बनी उसमें दोषों की कमी नहीं थी। जब मेरी पत्रिका बनी दोषों की कमी नहीं थी। फाड़ कर जला दी फाड़ कर जला दी। ये पत्रिका क्या बताएगी ये पत्रिका क्या बताएगी। रोमल अपनी तकदीर खुद बनाएगी। रोमल अपनी तकदीर खुद बनाएगी। मोम की गुड़िया नहीं है वो मोम की गुड़िया नहीं है वो फौलाद से बनी है वो फौलाद से बनी है वो। किसी दीवार या पहाड़ से किसी दीवार या पहाड़ से रोक न पाओगे। किसी दीवार या पहाड़ से उसे रोक न पाओगे। पानी की तरह है वो पानी की तरह है वो अपना रास्ता बनाते जाएगी अपना रास्ता बनाते जाएगी। जिसके सर पे ऐसे पिता और ऐसे ससुर का हाथ हो जिसके सर पे ऐसे पिता और ऐसे ससुर जी का हाथ हो, मुझे बताइए वो कहाँ रुकते जाएगी, वो तो आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे पिता और ऐसे ससुर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम आज के फादर्स डे पे। हैप्पी फादर्स डे पापा जी एंड पापा।
ये बात थी यही बात थी हमारे सपनों को लेकर, या हम ये मेरी या अपने पिता को लेकर। पर नन्हा ज्ञान फाउंडेशन की जब मैंने स्थापना की, तब मैंने ये सोचा था कि हर किसी के पास में एक सपना होता है, हर किसी के पास में एक उड़ान होती है। तो अपनी उड़ान के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, अपने उड़ान के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। पंख पसारे उड़ना चाहूं, पंख पसारे उड़ना चाहूं, नील गगन को छूना चाहूं। पंख पसारे उड़ना चाहूं, नील गगन को छूना चाहूं, हिमालय की चोटी पार करना चाहूं, लंबी उड़ाने उड़ना चाहूं। न चाहूं किसी की पहचान में, न चाहूं किसी की पहचान में, ना ही किसी का रिश्ता। बनानी है अपनी पहचान मुझे, ना रोको मेरा रास्ता। बनानी है अपनी पहचान मुझे, ना रोको मेरा रास्ता। चार दीवारी की शोभा सिर्फ नहीं बनकर रहना मुझे, चार दीवारी की शोभा सिर्फ नहीं बनकर रहना मुझे। उगता सूरज विश्व का बनने की चाह मुझे, उगता सूरज विश्व का बनने की चाह मुझे। कल्पना और बुद्धि की कमी नहीं मुझ में, कल्पना और बुद्धि की कमी नहीं मुझ में। न डर मुझे मेहनत से, न डर मुझे मेहनत से। चलना है दुनिया के संग मुझे, चलना है दुनिया के संग मुझे। न बांधो मुझे किसी खूटे से, न बांधो मुझे किसी खूटे से। सपनों को पूरा करना है, सफलता की सीढ़ी चढ़नी है, देश का गौरव बढ़ना है और ऊंची उड़ानें उड़ना है मुझे। यही उड़ान को लेकर नन्हा ज्ञान फाउंडेशन आज इन सारे कवियों को लेकर आया है। आप सबके आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और कार्यक्रम के पहले चरण में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारी होनहार कवियत्री मीनाक्षी जी को, जो प्रथा फाउंडेशन की संस्थापक भी है, काफी सारे ऐसे काम कर रही है जो बहुत सराहनीय है। सो मीनाक्षी जी, आप मंच पे आइए और अपनी कविता शुरू कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। माँ सरस्वती को नमस्कार करते हुए यह हास्य कवि सम्मेलन है, तो पर मेरे दर्शकों ने जो मुझे फरमाइश की है, मैं उसी तरह की कविता सुनाऊंगी। व्हाट्सएप पे बहुत सारी फरमाइशें आई है मुझे। तो आज फादर डे है, पिता दिवस है। पिता दिवस पे 4 लाइनें। कौन कहता है पिता का महत्व माता के महत्व से कम होता है। कौन कहता है पिता का महत्व माता के महत्व से कम होता है। बिना पिता के जिंदगी वैसी ही होती है जैसे खुली छत का मकान होता है, जैसे खुली छत का मकान होता है। 9 महीने माता की कोख में पनपता है बच्चा, 9 महीने माता की कोख में पनपता है बच्चा, पर ताउम्र पिता के जहन में पलता है बच्चा, पर ताउम्र पिता के जहन में पलता है बच्चा। कौन कहता है पिता का महत्व माता के महत्व से कम होता है, कौन कहता है। दूसरी कविता मेरी सीमा के सिपाहियों को, देश को, सभी को समर्पित है। मैं बड़ा गौरव महसूस करती हूँ जब सोचती हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। तो अब मेरे साथ चलिए, अगर आपके दिलों तक पहुंच पाई तो ये मेरी कविता सार्थक होगी कि ये जमी मेरी है, ये आसमां मेरा है। ये जमी मेरी है, ये आसमां मेरा है, ये हवाएं सब मेरी है। मैं फरिश्तों के संगत में रहती हूँ, मैं फरिश्तों के संगत में रहती हूँ जब वतन की मोहब्बत में रहती हूँ। मैं फरिश्तों की संगत में रहती हूँ जब वतन की मोहब्बत में रहती हूँ। ये देश मेरा है, ये तिरंगा मेरा है। ये देश मेरा है, ये तिरंगा मेरा है, यहाँ के लोग सब मेरे हैं। ये देश मेरा है, तिरंगा मेरा है, यहाँ के लोग सब मेरे हैं। मैं सजदे में रहती हूँ, मैं सजदे में रहती हूँ जब वतन की मोहब्बत में रहती हूँ। ये सरहदें मेरी है,
ये सरहदें मेरी है, यहाँ की फौज मेरी है, यहाँ का एक एक सिपाही मेरा है। मैं बहुत एहसानमंद रहती हूँ, मैं बहुत एहसानमंद रहती हूँ जब अपने वतन में महफूज रहती हूँ। मैं बहुत एहसानमंद रहती हूँ जब अपने वतन में महफूज रहती हूँ। ये सरहदें मेरी है, ये फौज मेरी है, यहाँ का एक एक सिपाही मेरा है। मेरे देश की खूबसूरती मेरी है, मेरे देश की खूबसूरती मेरी है, मेरे देश की सुरक्षा मेरी है, मेरे देश की संस्कृति मेरी है। मैं इबादत में रहती हूँ, मैं इबादत में रहती हूँ जब वतन की मोहब्बत में रहती हूँ। मैं इबादत में रहती हूँ जब वतन की मोहब्बत में रहती हूँ। मैं फरिश्तों के संगत में रहती हूँ जब वतन की मोहब्बत में रहती हूँ। आखिर की 4 लाइनें प्लीज मेरे साथ चलिए। आप बहुत गर्व महसूस करेंगे कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं। मेरे देश की मिट्टी मेरी है, मेरे देश की मिट्टी मेरी है, मिट्टी की खुशबू मेरी है, यहाँ का कण कण मेरा है। मेरे देश की मिट्टी मेरी है, मिट्टी की खुशबू मेरी है, यहाँ का कण कण मेरा है। मैं बड़े फक्र से रहती हूँ जब हिंदुस्तान की मिट्टी से माथे तिलक करती हूँ। मैं बड़े फक्र से रहती हूँ जब हिंदुस्तान की मिट्टी से माथे तिलक करती हूँ। मैं फरिश्तों की संगत में रहती हूँ जब वतन की मोहब्बत में रहती हूँ। मैं फरिश्तों के संगत में रहती हूँ जब वतन की मोहब्बत में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरी दूसरी कविता है, कविता नहीं आप बोलिए, ये मेरा फोक गीत है, स्वरचित फोक गीत है। अभी सावन आने वाला है, सावन में राजस्थान में हर कोई झूले डालते हैं और उस झूले में जो पति पत्नी के कुछ वाद विवाद और महिलाओं की चटक मटक जो बातें होती है, उसी को लेके एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। इसमें 2 शब्द आएंगे मारवाड़ी के, एक है हिंडा, हिंडा में झूला, और एक ओलू घड़ी आवरे, ओलू घड़ी आवरे मतलब मुझे याद बहुत आती है। तो चलिए मेरे साथ झूले के झूला के आनंद लेने के लिए आवाज पे मत जाइए। कहिंडो हाड़ू दे रे बाल ममर जियो धड़के, जियो धड़के रे मारो हियो धड़के। कहिंडो आहा कहिंडो हाड़ू दे रे बाल ममर जियो धड़के। उड़ उड़ जाए लुगड़ो, हाँ उड़ उड़ जाए लुगड़ो, और आता जाता छोरा छापरा रो मन भटके। कहिंडो हाड़ू दे रे बाल ममर जियो धड़के। सावन में तू सांवरा मारे कन्ने रे, सावन में तू सांवरा मारे कन्ने रे। परदेश मत जा मैंने थारी ओढ़ू आवे रे, परदेश मत जा मैंने थारी ओढ़ू आवे रे। कहिंडो हाड़ू दे रे बाल ममर जियो धड़के। अब देखिए वो सूरज से भी क्या कहती है, आप देखिए कि सूरज की गर्मी शू, हाँ सूरज की गर्मी शू मन लागे चटका, सूरज की गर्मी शू मन लागे चटका। अरे बादला रे बादला थोड़ो में बरसा, बादला रे बादला थोड़ो में बरसा। कहिंडो हाड़ू दे रे बाल ममर जियो धड़के। अभी जब रास्ते में जाती है तो धक्के लगते हैं, तो अभी वो पति से डिमांड करती है कि भाई मुझे गाड़ी ला दे, कि आते जाते रास्ता में, आता जाता रास्ता में लागे धक्का, आता जाता रास्ता में लागे धक्का। और सांवरा मर वास्ते तू मोटर गाड़ी ला, अरे सांवरा मर वास्ते तू मोटर गाड़ी ला। कहिंडो हाड़ू दे रे बाल ममर जियो धड़के, जियो धड़के रे मारो हियो धड़के। कहिंडो आहा। अभी ये मेरी चौथी कविता है।
अभी अभी जो आपने बात कही कि बेटी होने से इस तरह से लोग कहते हैं, इस पे मेरे पास बहुत सारी कविता है, लेकिन ये एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि पहले के जमाने में क्या होता था, 8-8 10-10 बच्चे हो जाते थे, तो लास्ट का जो बच्चा होता था उस समय माँ बाप बुढ़े हुए जाते थे। तो वहां से एक कविता उठती है कि मैं बहुत छोटी सी थी तभी से मेरी माँ बुढ़ी हो रही थी। मैं बहुत छोटी थी तभी से मेरी माँ बुढ़ी हो रही थी और मुझे लगता था बुढ़े लोग जल्दी मर जाया करते हैं। मैं जब छोटी सी थी मेरी माँ बुढ़ी हुई जा रही थी और मुझे लगता था बुढ़े लोग जल्दी मर जाया करते हैं। मैं जब जब मेरी माँ को देखती थी रो देती थी। मैं जब जब मेरी माँ को देखती थी रो देती थी और पूछ लेती, माँ तुम नहीं रहोगी तो मैं क्या करूंगी, तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगी। मैं जब जब मेरी माँ को देखती थी रो देती थी और पूछ बैठती थी, माँ तुम नहीं रहोगी तो मैं क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे बिना तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। माँ हमेशा टाल दिया करती थी, माँ हमेशा टाल दिया करती थी। एक दिन मैं बहुत रोई, पकड़ के माँ को बैठ गई, माँ तुम नहीं रहोगी तो मैं क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। तब माँ ने मुझे अपने पास बिठाया, तब माँ ने मुझे अपने पास बिठाया, मेरे सर पे हाथ रखा। तब माँ ने मुझे मेरे अपने पास बिठाया, मेरे सर पे हाथ रखा और बोली, रोमल जी सुनिए। तब माँ ने मुझे अपने पास बिठाया, मेरे सर पे हाथ रखा और बोली, बेटा सुन, जब तेरी शादी हो जाएगी, जब तेरी शादी हो जाएगी और तुझे भी बेटी होगी। माँ बोली, सुन बेटा, जब तेरी शादी हो जाएगी तुझे भी बेटी होगी, जब तू उसके लालन पालन में व्यस्त होगी तब तुझे मेरी याद नहीं आएगी। पर दोस्तों माँ की बात झूठी निकली, पर दोस्तों माँ की बात झूठी निकली। जब जब देखती हूँ बेटी का चेहरा, हर बार उभर आता है बेटी के चेहरे पे माँ का चेहरा, और माँ याद आती है मुझे, माँ बहुत याद आती है। पर दोस्तों फिर मैंने सोचा कि माँ की बात कहाँ झूठी निकली। जिसके घर में बेटी का जन्म होता है उन लोगों की माँ कभी नहीं मरती, वो सदा जिंदा रहती है बेटी के रूप में, वो सदा जिंदा रहती है बेटी के रूप में, वो सदा जिंदा रहती है बेटी के रूप में। इसी के साथ मैं अपना काव्य को समाप्त करती हूँ और आप सभी को सुनने की उम्मीद के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया मीनाक्षी जी, आपकी लाइनें बहुत अच्छी थी कि माँ कहाँ मरती है वो तो बेटी के रूप में जिंदा रहती है। ये तो बहुत सही आपने बात फरमाई है, जिससे हर बेटी को अपनी माँ याद रहती है और हर बेटी के अंदर ही वो अपनी माँ को देखती है। ये तो बहुत ही प्यारी बात कही आपने। अब इसके साथ में हम अगले कवि को बुलाना चाहेंगे, जिनका नाम है वैभव गुप्ता जी। वैभव गुप्ता जी उभरते हुए पीढ़ी के बड़े मंजे हुए कलाकार हैं और इन्होंने काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म किया है। पेशे से इंजीनियर है, बट अगर से आप इनके हास्य वंक को जरा चख ले तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये किसी भी तरीके से या किसी भी पढ़ाई से इंजीनियर है। वैभव जी, अब आपके ऊपर मंच पे आइए। नन्हे ज्ञान फाउंडेशन के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और चूंकि आज फादर्स डे है तो पहले दो पंक्तियां सारे पिताओं को समर्पित करता हूँ, मेरे पिता को समर्पित करता हूँ कि दे सहारा कभी उंगलियां थाम कर, दे सहारा कभी उंगलियां थाम कर, जग की राहों पे चलना सिखाए पिता। दे सहारा कभी उंगलियां थाम कर, जग की राहों पे चलना सिखाए पिता। और बच्चों को रोशनी मिल सके उम्र भर, सोचकर रोज खुद को जलाए पिता। बच्चों को रोशनी मिल सके उम्र भर, सोचकर रोज खुद को जलाए पिता। सोचकर रोज खुद को जलाए पिता। तो जैसा कि रोमल जी ने बताया कि मैं कवि भी हूँ, हास्य की भी कविताएं लिखता हूँ, सामाजिक कविताएं भी लिखता हूँ। तो आप देखिए जो कवि जो होते हैं ना, वो अलग अलग रस के होते हैं। कोई प्रेम की कविताएं लिखता है, कोई हास्य की कविताएं लिखता है, कोई वीर रस की कविताएं लिखता है। लेकिन कविता पढ़ने का ये अंदाज जब इनकी रियल लाइफ में उतर आता है तो आप देखिए कितनी तकलीफें होती है। क्योंकि वीर रस का कवि अपनी पत्नी से प्रेम निवेदन भी ऐसे करता है जैसे वीर शिवाजी घोड़े पर बैठ के मुगलों से लड़ने जा रहे हैं। वीर रस का कवि पत्नी से प्रेम निवेदन कैसे करता है? वीर रस का कवि पत्नी से कि है प्रचंड ये चांदनी, कि है प्रचंड ये चांदनी, इस रात का श्रृंगार करें, और चीख रहा है लहू नसों में, आओ हम तुम प्यार करें।
अब पत्नी के समझ में नहीं आता इससे प्यार करे कि जाके थाने में रपट लिखवा दे इसकी। और कविता अपने चरम पर तब पहुंचती है जब बगल में सोया 6 साल का बच्चा उठकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, बोलो भारत माता की। अभी जो आपको यहाँ पर हमारे साथ दिख रहे हैं शरदेंदु शुक्ल शरद, मेरे गुरु भी हैं, मैं प्यार से दादा कहता हूँ उनको। तो एक बार मैं इनके साथ घूम रहा था, इन्होंने मुझसे पूछा कि वैभव एक बात बताओ, श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? मैंने कहा दादा उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन का पर्वत उठा लिया था। दादा ने कहा नहीं यार वो तो ताकत की बात है। मैंने दादा उन्होंने अपने युद्ध चातुर्य से महाभारत का युद्ध पलट कर रख दिया था। बोले नहीं यार वो तो पॉलिटिक्स है। मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा दादा आप ही बता दो श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? अब इन्होंने जो बात कही, जितने शादीशुदा श्रोता यहाँ पर हैं अगर वो बात समझ में आ जाए तो मुझे बताइएगा। दादा बोले खुद सोचो, जिस आदमी की 16,000 पत्नियां हो और वो बांसुरी बजाते बजाते अपना जीवन निकाल दे, वो भगवान ही हो सकता है। वरना आजकल की पत्नियां होती तो भगवान श्री कृष्ण से कहते कुरुक्षेत्र के युद्ध से लौटते समय 2 किलो आलू और 10 की धनिया ले आना, फिर पलट लेते महाभारत का युद्ध। क्या बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि शादी के पहले और शादी के बाद जीवन में बहुत सारे अंतर आते हैं। जब शादी से पहले एक भैंगी प्रेमिका अपने प्रेमी से पूछती है, जाने मन क्या मेरी आंखें ऐश्वर्या राय से मिलती हैं? तो प्रेमी जो है वो प्रदीप चौबे जी के व्यंग का इस्तेमाल करते हुए कहता है, अरे जाने मन ऐश्वर्या राय को मारो गोली, तुम्हारी तो दाई आंख इतनी खूबसूरत है कि बाई हमेशा दाई को घूरती रहती है। लेकिन वही जब शादी हो जाती है और एक पत्नी अपने पति से पूछती है, अजी सुनते हो क्या मेरी आंखें ऐश्वर्या राय से मिलती है? पति झुंझलाते हुए कहता है, अरे भगवान तेरी दाई आंख बाई आंख से नहीं मिलती। तो ऐश्वर्या राय से क्या खाक मिलेगी? बहरहाल जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बनिया हूं और 21 साल की उम्र तक मुझे हमेशा लगता था कि IRCTC पे तत्काल टिकट बुक कराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अच्छा। उसके बाद मैंने शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू किया। यकीन मानिए लव मैरिज मेरी हो नहीं सकती थी, उसके 2 कारण हैं। पहला तो बाबू सोना और थाना थालिया के नाटक मुझसे हो नहीं सकते थे क्योंकि मैं इंजीनियर हूं। दूसरा, लड़कियों पे खर्चे मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं बनिया हूं। यकीन मानिए बनिया सुनकर लड़कियों का मुंह ऐसे बन जाता है जैसे विवेक ओबराय को देख के सलमान खान का। मैं जब भी अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, हाय माय नेम इज वैभव, नाइस नेम, गुप्ता, भाग यहाँ से। और मैं कह रहा हूं कि इसमें जो गलती है वो लड़कियों की नहीं है, मैं दोष नहीं देता लड़कियों, क्योंकि आप देखिए खुराना साहब के लड़के, ये लोग वीकेंड पे जाते हैं हार्ड रॉक कैफे। कपूर साहब के लड़के, ये लोग वीकेंड पे जाते हैं क्लासिक रॉक कैफे। गुप्ता जी के लड़के, ये लोग वीकेंड पे जाते हैं हड़पसर सब्जी मंडी। वो भी 10 रुपए सस्ती मिलेगी, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं हो सकती। तो जब मैं 21 साल का हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे पास बुलाया और बोले, वैभव समाज में बहुत कम लोगों को पता है तुम श्रृंगार रस के इतने अच्छे कवि हो। अच्छा, पिताजी तारीफ करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। पिताजी बोले, बेटा समाज में बहुत कम लोगों को पता है तुम श्रृंगार रस के इतने अच्छे कवि हो, बेटा इससे पहले हमारी और बदनामी फैले शादी कर लो। बहरहाल पिताजी की बात मुझे समझ में आई। मैं फोटो खिंचवाने गया, भाई साहब डिजिटल फोटोग्राफी के कमाल की तकनीक आई है। उस बंदे ने हमारे चेहरे के साथ ऐसी लीपापोती की कि मध्य प्रदेश की सड़कें मुंबई पुणे हाईवे नजर आने लगी। क्या बात है। मैं फोटो लेकर गया, मैंने फोटो लेके पिताजी को दिखाई। पिताजी ने बड़ी देर तक फोटो को घूरा और बोले, गधा भी फोटो में इंसान लग सकता है? बोले गधा भी फोटो में इंसान लग सकता है, ये पहली बार पता चला है। डिजिटल फोटोग्राफी ये क्या बला है? अब मैंने सोचा पिताजी को टेक्निकली कैसे समझाऊं, तो मैंने कहा पिताजी बस समझ लीजिए डिजिटल फोटोग्राफी एक ऐसी मशीन होती है। मिश्रा जी सुनिएगा, आपके लिए है ये। पिताजी को मैंने समझाया, मैंने कहा पिताजी बस समझ लीजिए डिजिटल फोटोग्राफी एक ऐसी मशीन होती है जिसमें इस तरफ से प्रेम चोपड़ा को डालो तो उस तरफ से प्रियंका चोपड़ा निकलती है। क्या कही वैभव जी, आपने पिताजी बोले बहुत अच्छा, कमाल। तो पिताजी बोले अच्छा मान लो इसी तरफ से प्रियंका चोपड़ा को डालें तो। शुक्ला जी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आदमी की उम्र चली जाती है, अरमान नहीं जाते।
तो पिताजी बोले मान लो इसी तरफ से प्रियंका चोपड़ा को डालें, तो मैंने कहा पिताजी दुनिया में कोई बिरला ही होगा जो ये भ्रम पालेगा। मैंने कहा पिताजी दुनिया में कोई बिरला ही होगा जो ये भ्रम पालेगा, और जिसके पास प्रियंका चोपड़ा होगी फिर मशीन में क्यों डालेगा। तो पिताजी बोले अच्छा मान लो इस तरफ से मुझे डालें तो क्या उस तरफ से जॉन अब्राहम निकल जाएगा। मैंने कहा पिताजी आपको जॉन अब्राहम बनाते बनाते मशीन का दम निकल जाएगा। बहरहाल लड़की वालों को फोटो भेजी गई। गलती ये हो गई मैंने गांव में फोटो खिंचवाई थी तो गलती से बैकग्राउंड में गधा भी आ गया, लेकिन मेरे पिताजी भी ठहरे बनिया, उन्होंने वही फोटो भेजी, साथ में एक चिट्ठी रख छोड़ी जिसमें लिखा हुआ था दाईं तरफ वाला मेरा बेटा है। बहरहाल एक हफ्ते बाद हम लड़की के पिताजी से मिलने के लिए गए। मैंने पासपोर्ट साइज फोटो भेजी थी। सबसे पहले तो लड़की के पिताजी ने मुझे ऊपर से नीचे तक ताड़ा, फिर कर दिया मेरी इज्जत का कबाड़ा। पिताजी से बोले भाई साहब ये क्या कमाल दिखाया है, लड़का पैदा किया है कि गन्ने के खेत में उगाया है। लड़की के पिताजी बोले माना आपका लड़का अभिषेक बच्चन है। लड़की के पिताजी बोले माना आपका लड़का अभिषेक बच्चन है तो आप इतना क्यों अकड़ते हैं, हमारी लड़की भी ऐश्वर्या से कम नहीं, कई विवेक हमारे मोहल्ले में रहते हैं, कई सलमान इसके कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई पिताजी के साथ शादी की बात। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़े शहरों में पले बड़े हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो छोटे छोटे शहरों से आए हुए हैं। तो यकीन मानिए जो बड़े शहर के जो बच्चे होते हैं ना, उनको सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि उनके पिताजी उनको ज्यादा टाइम दे नहीं पाते, उनकी समस्या ये होती है। और मेरे पिताजी की दुकान भी घर पे थी। मेरी समस्या ये थी कि वो जरूरत से ज्यादा टाइम देते थे। मैं 10 साल का था, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, बोले वैभव आओ आज तुम्हें पेंटिंग सिखाते हैं। मैं तो उस दिन शौक में आ गया। मुझे उस दिन पता चला मेरे पिताजी को बच्चे पीटने के अलावा भी कोई आर्ट आता है। क्या बात है। पर मैं इंटरेस्टेड था। मैंने कहा हाँ पापा चलो पेंटिंग सीखते हैं। बोले नहीं जाओ पहले कपड़े चेंज करके आओ। मैंने कहा क्यों। बोले बेटा नए कपड़ों पे डिस्टेम्पर लग गया तो छूटेगा नहीं ना। आपके लिए श्रोतागण भी इतनी तालियां बजा रहे हैं, यहाँ पे कमेंट्स बहुत भारी आ रहे हैं। धन्यवाद। तो पिताजी बोले बेटा डिस्टेम्पर लग गया तो छूटेगा नहीं। उस जालिम आदमी ने 10 साल के बच्चे से 10 बाय 10 की दीवार पेंट कराई यार। अगली दिवाली आई, मेरा एडवांस पेंटिंग क्लासेस में एडमिशन हो गया। अब मैं घर की दीवारों के साथ साथ पुराने कूलर भी पेंट कर रहा था। मेरे मोहल्ले के बुड्ढे चढ़ाने लगे थे और मकबूल फिदा हुसैन। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं मम्मी के पास गया। मैंने कहा मम्मी पापा मुझसे क्या बाल मजदूरी करवा रहे हैं। मम्मी ने कहा बेटा ये बाल मजदूरी नहीं है। मैंने कहा मम्मी कैसे नहीं है बाल मजदूरी। मम्मी ने कहा बेटा बाल मजदूरों को काम करने के बाद पैसे मिलते हैं। मैं पापा के पास गया। मैंने कहा पापा आज से फ्री में काम नहीं होगा। बोले अच्छा। मैंने कहा पैसे देने पड़ेंगे। बोले क्या करोगे पैसों का। मैंने कहा पैसे इकट्ठे करूंगा। बोले क्या करोगे पैसा इकट्ठा करके। मैंने कहा डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। दुनिया का कौन सा सगा बाप अपने बच्चे से इतना काम करवाता है यार। बट लेकिन मेरे पिताजी ने कभी मेरी पढ़ाई को लेकर कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। मैं 6वीं क्लास में जब आया तो उन्होंने मुझे बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। इंग्लिश स्कूल की खासियत ये होती है ना कि आप पहले दिन जाते हैं तो आपको बताते हैं कि आपकी कौन कौन सी क्लासेस होंगी। मुझे पहले दिन ही बताया कि बेटा सवेरे 7 से 8 आपकी पीटी क्लासेस होंगी, 8 से 9 आपकी लैंग्वेज क्लासेस होंगी और 9 से 10 आपकी पेंटिंग क्लासेस होंगी। मैं स्कूल से भाग आया। 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, इतनी पेंटिंग कौन करेगा। तो खैर ये तो मेरे पिताजी की बात थी, ये तो हास्य की बात हो गई। बहुत सारे पिता यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे पिता भी जुड़े हुए हैं जिनके बच्चे इस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश में है। उर्मी जी ने और मुझे लगता है दादा ने भी शायद ये कविता नहीं सुनी होगी। कविता अभी नई लिखी है और आज के हम जो दौर देख रहे हैं, जिस दौर में आज बच्चे एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां पर उन्हें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। उन्हें पता ही नहीं है कि अगर उस रेस में अगर आप गिरते हैं तो वहां से उठकर आगे कैसे बढ़ना है। तो कवि हूं इसीलिए सिर्फ हास्य की बात कहकर नहीं जाना चाहता हूँ, एक अच्छी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इस कविता का जो शीर्षक है वो शीर्षक है बच्चों को बच्चा रहने दो। सारे माता पिता इस कविता को जरूर सुने और इसके पीछे जो मर्म छुपा हुआ है उसे जरूर समझें। कविता का शीर्षक है बच्चों को बच्चा रहने दो। कि मन की कोमल मिट्टी को भय के सांचों में ढाल दिया, मन की कोमल मिट्टी को भय के सांचों में ढाल दिया, प्रश्नों की भूल भुलैया दी, हर मोड़ पे नया सवाल दिया। सपनों की दौड़ है भागो वरना तुम पीछे रह जाओगे, बच्चों के नाजुक कंधों पर अपने सपनों को डाल दिया। सपनों की दौड़ है भागो वरना तुम पीछे रह जाओगे,
बच्चों के नाजुक कंधों पर अपने सपनों को डाल दिया। सपनों की झूठी दौड़ में इस बचपन को सच्चा रहने दो। सपनों की झूठी दौड़ में इस बचपन को सच्चा रहने दो। मत डालो बोझ उम्मीदों का, बच्चों को बच्चा रहने दो। मत डालो बोझ उम्मीदों का, बच्चों को बच्चा रहने दो। और याद कीजिए, जब आप छोटे थे, जब आप बचपन में थे, तो आपके जो खेल हुआ करते थे, जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हुआ करती थी, और आज के बच्चों पर जो जिम्मेदारियां हैं, कितना अंतर आ गया है। तो इन 4 पंक्तियों में देखिए कि तितली के पीछे भागने वाले बच्चे बोलो कहां गए। तितली के पीछे भागने वाले बच्चे बोलो कहां गए। वो देर रात तक जागने वाले बच्चे बोलो कहां गए। और चांद पे जाने की चाहत तो डाल दी तुमने बच्चों में। चांद पे जाने की चाहत तो डाल दी तुमने बच्चों में। वो चांद जमीन पर मांगने वाले बच्चे बोलो कहां गए। वो चांद जमीन पर मांगने वाले बच्चे बोलो कहां गए। और ईश्वर ने दी है अच्छाई, ईश्वर ने दी है अच्छाई, तो इनको अच्छा रहने दो। मत डालो बोझ उम्मीदों का, बच्चों को बच्चा रहने दो। और आगे की जो 4 पंक्तियां हैं, वो इस दौर में जहां पर हमें एक खबर आती है कि एक 34 साल के युवा अभिनेता ने परेशान होकर एक ऐसा कदम उठाया जो कभी किसी को उठाना नहीं चाहिए। तो उस शिक्षा पर सवाल उठाती आगे की जो पंक्तियां हैं कि बच्चों के मासूम कदम शिक्षा की राह में भटक गए। बच्चों के मासूम कदम शिक्षा की राह में भटक गए। उम्र सीखने की थी पर नंबर की दौड़ में अटक गए। औरों से तुलना करने और अव्वल लाने की चाहत में, औरों से तुलना करने और अव्वल लाने की चाहत में, इस देश के कितने बच्चे फांसी के फंदों से लटक गए। इस देश के कितने बच्चे फांसी के फंदों से लटक गए। और प्रतिशत से प्रतिभा नापने वाली कातिल शिक्षा रहने दो। प्रतिशत से प्रतिभा नापने वाली कातिल शिक्षा रहने दो। मत डालो बोझ उम्मीदों का, बच्चों को बच्चा रहने दो। मत डालो बोझ उम्मीदों का, बच्चों को बच्चा रहने दो। और अंतिम पंक्तियां जिसमें पूरा सार है इस गीत का, इस कविता का जो सार है, वो आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं कि ये बच्चे कल का हैं, भविष्य तो आगे इन्हें बढ़ाएं। ये बच्चे कल का हैं, भविष्य तो आगे इन्हें बढ़ाएं हम। औरों से तुलना करके लेकिन नीचे नहीं गिराएं हम। ये दौड़े नहीं अंधेरों में बल्कि खुद अपनी राह चुने। ये दौड़े नहीं अंधेरों में बल्कि खुद अपनी राह चुने। जब गिरे उठे मजबूती से इस काबिल इन्हें बनाएं हम। जब गिरे उठे मजबूती से इस काबिल इन्हें बनाएं हम। और पके हुए फल गिर जाते हैं, पके हुए फल गिर जाते हैं, इनको कच्चा रहने दो। पके हुए फल गिर जाते हैं, इनको कच्चा रहने दो। मत डालो बोझ उम्मीदों का, बच्चों को बच्चा रहने दो। मत डालो बोझ उम्मीदों का, बच्चों को बच्चा रहने दो। बच्चों को बच्चा रहने दो। रोबल जी, क्या मेरे पास 2-3 मिनट का समय है? जी हाँ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो अभी जैसे हम लोग एक हालात देख रहे हैं, जो सीमा पर जो हालात बने हुए हैं, हमारे देश की हमारे देश की जो सेना है वो चीन के सामने डट कर खड़ी हुई है। ऐसे समय पर एक खबर आती है कि छल से चीनी सैनिकों ने इस देश के 20 सैनिकों को शहीद किया। वो लड़ते लड़ते मरे। ये खबर भी हमें पता है कि सैनिक जो हैं वो चीन के भी हताहत हुए हैं। ऐसे दौर पर, ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में जब हमारे देश की सेना, हमारे देश का सैनिक सरहद पे लड़ रहा है, तो ये आखिरी कविता मैं उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। और ये कविता एक पूजा की तरह है, तो मैं चाहता हूँ आप उसी तरीके से इस कविता को सुने। निर्जन जंगलों में, घाटियों में, दलदलों में सूर्य की किरण जहां भी नहीं पाती है। देखिए हमारे देश के सैनिक कैसी कैसी परिस्थितियों में लड़ रहे हैं कि निर्जन जंगलों में, घाटियों में, दलदलों में सूर्य की किरण जहां भी नहीं पाती है। अन्न नहीं, जल नहीं, चैन एक पल नहीं, गोलियों की गूंज सारी रात जगाती है। धमनियों में बहते हुए रक्त को जमा दे ऐसी बर्फीली हवाएं वीरता को आजमाती है। धमनियों में बहते हुए रक्त को जमा दे ऐसी बर्फीली हवाएं वीरता को आजमाती है। माँ भारती के लाल ऐसी सरहदों पे लड़ रहे हैं जहां आते मौत की भी रूह कांप जाती है। भारती के लाल ऐसी सरहदों पे लड़ रहे हैं जहां आते मौत की भी रूह कांप जाती है। और देखिए बिहार रेजिमेंट का एक 23 साल का सैनिक, जिसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी, वो अपने घर जब लौट कर आता है कि हिमालय की श्वेत श्वेत हिम चोटियों पे देखो अपनी वीरता का लाल रंग भर आया है।
हिमालय की श्वेत श्वेत हिम चोटियों पे देखो अपनी वीरता का लाल रंग भर आया है। दुश्मनों के सारे दंभ पल में ही चूर किए, भारती का ऊंचा देखो करके सर आया है। लौट कर आऊंगा मैं उसने किया था वादा, लौट कर आऊंगा मैं उसने किया था वादा, वादा किया पूरा देखो लौट कर आया है। और पिता के चेहरे पे गर्व, माँ की आंखों में है आंसू, तिरंगे में लिपटा उनका बेटा घर आया है। पिता के चेहरे पे गर्व, माँ की आंखों में है आंसू, तिरंगे में लिपटा उनका बेटा घर आया है। और हमारे देश के एक मंदबुद्धि नेताजी ने बयान दिया कि सैनिकों को सरहद पे लड़ने के लिए, सैनिकों को सरहद पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए सैलरी दी जाती है, पगार दी जाती है। ऐसे नेताओं को जवाब देने के लिए कवि कुल के अग्रज विनीत चौहान जी ने ये 4 पंक्तियां कही हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। मैं 20-20 लाख देता हूं इन किस्मत के हेटों को, मैं 20-20 लाख देता हूं इन किस्मत के हेटों को। और हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जब एक सैनिक शहीद होता है दोस्तों, तो एक सैनिक शहीद नहीं होता है, उस सैनिक के साथ उसके परिवार का क्या क्या जाता है, आगे पंक्तियों में देखिए कि अपनी कहानियों से बच्चों को हंसाता था जो उनको रुला के कैसे दूर चला गया। अपनी कहानियों से बच्चों को हंसाता था जो उनको रुला के कैसे दूर चला गया। होके सुध बुध एक कोने में खड़ा हुआ है, पिता के तो कांधों का गुरूर चला गया। अश्रुधार से वो सारी स्मृतियों को धो रही है, बूढ़ी माँ की आंखों का तो नूर चला गया। और बहन की राखी का शगुन और प्यार गया, पत्नी के माथे का सिंदूर चला गया। बहन की राखी का शगुन और प्यार गया, पत्नी के माथे का सिंदूर चला गया। देश यज्ञ में जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे वीरों को तो सूर्य करता प्रणाम है। देश की सुरक्षा में वो सरहदों पे लड़ रहे हैं, इसलिए सबके घरों में आराम है। भारत की आन है वो, भारत की शान है वो, मेरे सारे गीत आज सैनिकों के नाम है। भारत की आन है वो, भारत की शान है वो, मेरे सारे गीत आज सैनिकों के नाम है। और जिनकी शहादतों पे देश ये खड़ा हुआ है, ऐसे वीर सैनिकों को हिंद का सलाम है। जिनकी शहादतों पे देश ये खड़ा हुआ है, ऐसे वीर सैनिकों को देश का सलाम है। ऐसे वीर सैनिकों को हिंद का सलाम है, ऐसे वीर सैनिकों को देश का सलाम है। जय हिंद, जय हिंद की सेना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों। वैभव जी, आपकी जो कविता थी उसने काफी लोगों को यहाँ पे रुला दिया है। श्रोतागण में से काफी सारे अश्रु बहे हैं, काफी सारी तालियां भी बजी हैं आपके इस कविता के लिए। ये तो बहुत सही है कि हमारे सैनिकों का जो शौर्य है और उनके जो बलिदान है उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई तोल नहीं है। और जिस तरीके से वो देश की रक्षा करते हैं, उस चीज के लिए हम भाव से उनको बार बार नमन करते हैं। अगले हम बुलाने वाले हैं इस मंच पे उर्मिला जी को, उर्मी जी को, जिनका परिचय कुछ इस तरीके से है। एक मिनट। उर्मिला जी सूरत की रहने वाली हैं और इनका प्यार से लोग उन्हें उर्मी कहते हैं, जो इनका नाम है। ये गुजरात सूरत की रहने वाली है। गीत, गजल, छंद पिछले 15 साल से लेखन और मंच पे उपस्थित है और गुजरात सरकार के पाठ्य पुस्तक मंडल में लेखक और संपादक मंडल की सदस्य है और काफी समय से मंचों पर सक्रिय है। सो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। स्वागत है आपका उर्मिला जी, मंच पे आइए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। और रोमल जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही है, पहले तो मेरी बधाई स्वीकार कीजिए। थैंक यू। संचालन के लिए वैभव जी ने अच्छा काव्य पाठ किया, हम सबके बीच उपस्थित थे। उसके पहले मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई।
और मैं इस पटल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से पहले तो नन्हा ज्ञान फाउंडेशन को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जिस तरह से वो बच्चों के लिए ये काम कर रही है, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये है कि निरंतर आगे बढ़ते रहें। और रोमल जी का आपका काम तो निसंदेह सराहनीय है, प्रशंसनीय है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ आपको। और जैसा कि पूर्व में भी रोमल जी ने बताया कि आज बहुत सारे डे इकट्ठे हैं, तो सेल्फी तो हम लोगों की आप ले ही लीजिएगा, वहां से अपने आप ही ले लीजिएगा। और संगीत जो डे है उसमें वैभव जी की उपस्थिति हो चुकी, थोड़ा योगदान मैं भी दूंगी। पिता दिवस के लिए भी सबने कुछ ना कुछ कहा, सूर्य ग्रहण के लिए भी सब कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं। बस योगा करने की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं तो हम वो भी कर देते। खैर मैं इस मंच के माध्यम से आज पिता दिवस है, तो अपने स्वर्गीय पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियों से एक मुक्त से शुरुआत करूंगी और आप सबका ध्यान चाहूंगी, सुनिए। देश सबकी निशानी है, वो होठों की मधुर मुस्कान है, आंखों का पानी है, सुकोमल राजधानी है, हृदय मासूम बचपन की, मेरे जीवन का हर लम्हा पिता की ही कहानी है, मेरे जीवन का हर लम्हा पिता की ही कहानी है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे आप लोग दिख नहीं रहे, कोई डिस्कनेक्शन तो नहीं हुआ है ना? जी नहीं, आपकी आवाज आ रही है और आप हमें दिख रहे हैं। जी जी। आगे जो सूर्य ग्रहण की बात हुई थी, तो मैं एक छंद से सूर्य ग्रहण की बात करती हूँ, जोड़ती हूँ आप लोगों को। नेत्रहीनों का निवास यदि सारे देश में हो, किसी को भी यहाँ नेत्रदान कैसे मिलेगा? जो है निस्तेज दीनहीन और संज्ञा शून्य, उनको प्रथा प्रभा का वरदान कैसे मिलेगा? तेज पुंज पावन पुनीत पुण्याकाश वाला, प्रखर प्रचंड दिन मान कैसे मिलेगा? काली माँ अम्मा की जो हमारी अंतरंग हुई, इस अंधियारे का निदान कैसे मिलेगा? काली माँ अम्मा की जो हमारी अंतरंग हुई, इस अंधियारे का निदान कैसे मिलेगा? और छंद में ही एक बात और कहना चाहूंगी, हम सबके भीतर निहित स्वाभिमान की बात करना चाहती हूँ। हम सबके भीतर निहित जो एक स्वाभिमानी व्यक्ति सबके भीतर बैठा हुआ है, मैं उसकी बात करना चाहती हूँ। सुनिए। बात काली रात की हो, घोर झंझावात की हो, प्रतिकूलता में खोया साहस बटोरना, काली माँ अम्मा की पूर्णमासी में बदल कर भंजन प्रभंजन के रास्ते को मोड़ना। एक एक पल के उल्लास में ही जीवन है, हर पल को अमूल्य निधि मान जोड़ना। सुख की तलाश यूं तो कोई अपराध नहीं, किंतु मेरे मन स्वाभिमान को न छोड़ना। सुख की तलाश यूं तो कोई अपराध नहीं, किंतु मेरे मन स्वाभिमान को न छोड़ना। और मेरा एक जो मुख्य स्वर है, मेरा एक जो मुख्य तेवर है, वो है जैसा कि उर्मी जी, स्त्री सशक्तिकरण की बात करती हूँ। सुनिएगा कि कठपुतली के जैसा किरदार नहीं हूं मैं, जो पढ़ा जाए ऐसा अखबार नहीं हूं मैं। त्रेता मतलब वो युग जब श्री राम और सीता थे, उस युग की बात कर रही हूँ। त्रेता की पीड़ा को दोहराया ना जाए, अब अग्नि परीक्षा को तैयार नहीं हूं मैं, अब अग्नि परीक्षा को तैयार नहीं हूं मैं। और कुछ और मुक्त कहती हूँ, सुनिएगा। थोड़ा आसान है ये, हम महिलाएं जो संघर्ष करती आ रही हैं,
जैसे शुरुआत रोमल ने कही, बहुत अच्छी बातें कही थी, पिता के बहाने से बहुत अच्छी बातें उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण की कही थी। मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहती हूँ, कुछ और कहना चाहती हूँ। थोड़ा आसान है ये, थोड़ा मुश्किल भी है सफर भले लंबा, आगे मंजिल भी है। अब बिगुल बजाया है हमने परिवर्तन का, बस देह नहीं है हम, सीने में दिल भी है। बस देह नहीं है हम, सीने में दिल भी है, बस देह नहीं है हम। और कुछ और मुक्तकों से जोड़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। तिरगी रोशनी पे भारी है, तिरगी अंधकार, तिरगी रोशनी पे भारी है, जिंदगी की ये जंग जारी है। बेच बैठा ज़मीर को सूरज, बेच बैठा ज़मीर को सूरज, अब चरागों पे जिम्मेदारी है, अब चरागों पे जिम्मेदारी है। एक और मुक्तक पढ़ती हूँ। शब्द चंदन अबीर होता है, हम सभी शब्द के साधक हैं, शब्द के आराधक हैं, इनकी सबकी बात कहती हूँ। शब्द चंदन अबीर होता है, जब फरिश्ता फकीर होता है। काश ये हम भी जानते होते, काश ये हम भी जानते होते, कोई कैसे कबीर होता है, कोई कैसे कबीर होता है। और इसी श्रृंखला का एक और मुक्तक पूरे समाज को समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। वे जमाने की बात करते हैं, बस फसाने की बात करते हैं, खुद लगाते हैं आग पानी में, खुद लगाते हैं आग पानी में, खुद बुझाने की बात करते हैं, खुद बुझाने की बात करते हैं, खुद बुझाने की बात करते हैं। और इन मुक्तकों के बाद मैं एक गजल आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। एक गजल के बाद जो वक्त बचेगा तो फिर मैं गीत पढ़ूंगी। एक गजल पढ़ती हूँ आपके सामने। जी हाँ, जरूर। आपने चूंकि रोमल जी ने छंद, गीत, गजल तीनों के संदर्भ में मेरा नाम लिया था, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तीनों के से आपका परिचय कराऊं। जरूर जरूर। सुनिएगा। गजल से पहले मैं 4 मिसरे कहना चाहती हूँ कि ऐसे तो हर किसी से मोहब्बत नहीं करते। हम साहित्यकार, हम गीतकार, हम कवि, हम कलाकार क्या हैं? ऐसे तो हर किसी से मोहब्बत नहीं करते, पर बेवजह किसी से भी नफरत नहीं करते। जब चाहे तभी इनकलाब छेड़ दें, मगर जब चाहे तभी इनकलाब छेड़ दें, मगर हम शब्द के साधक हैं, सियासत नहीं करते। हम शब्द के साधक हैं, सियासत नहीं करते। हम शब्द के साधक हैं, सियासत नहीं करते। और गजल पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तेरी चाहतों के नुकूश को कभी दिल से मैं ना मिटा सकूं, तेरी चाहतों के नुकूश को कभी दिल से मैं ना मिटा सकूं, मुझे उस
करम से नवाज दे, जिसे मैं कभी ना भुला सकूं, तेरी चाहतों के नुकूश को। और शेर सुनिए। यही जिंदगी की पुकार है, यही चाहतों का उसूल है, यही जिंदगी की पुकार है, यही चाहतों का उसूल है। तू मेरी नजर में समा सके, तू मेरी नजर में समा सके, मैं तेरी नजर में समा सकूं, तेरी चाहतों के नुकूश को। और अगला शेर देखिए। मेरे दिल को बख्श वो हौसला के बहुत कठिन है ये मरहला, मेरे दिल को बख्श वो हौसला के बहुत कठिन है ये मरहला, उन्हें बात दिल की बता सकूं, उन्हें बात दिल की बता सकूं, मैं नजर भी उनसे मिला सकूं, तेरी चाहतों के नुकूश को। और आगे का शेर सुनिए। कोई सुन सको तो सुनो जरा, के शिकस्ते दिल की है ये सदा, कोई सुन सको तो सुनो जरा, के शिकस्ते दिल की है ये सदा, जो मिला है जख्म फरेब का, जो मिला है जख्म फरेब का, ना दिखा सकूं ना छुपा सकूं, तेरी चाहतों के नुकूश को। और आखिरी शेर इस गजल का पढ़ती हूँ, सुनिए। मेरे दुश्मनों की दुआओं से मेरी जिंदगी तो संवर गई, मेरे दुश्मनों की दुआओं से मेरी जिंदगी तो संवर गई, मेरी फिक्र को वो शऊर दे, मेरी फिक्र को वो शऊर दे, कि कोई गजल भी सुना सकूं, तेरी चाहतों के नुकूश को, कभी दिल से मैं ना मिटा सकूं, मुझे उस करम से नवाज दे, जिसे मैं कभी ना भुला सकूं, तेरी चाहतों के नुकूश को। और इसके बाद एक गीत पढ़ रही हूँ। रोमल जी, अभी मेरे पास 3 मिनट का वक्त है, जी हाँ। तो मैं एक गीत पढ़ती हूँ और गीत पढ़ के फिर समापन करती हूँ। शरद जी की अगवानी में मैं ये गीत पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। प्रेम गीत पढ़ रही हूँ, सुनिए। पलके जब बंद करूं तू ही मुस्काए, पलके जब बंद करूं तू ही मुस्काए, मन में रजनी गंधा महक महक जाए, पलके जब बंद करूं तू ही मुस्काए, मन में रजनी गंधा महक महक जाए, पलके। हालांकि कुछ लोगों के मुंह में भी रजनीगंधा महका करता है, लेकिन मैं रजनीगंधा की बात करती हूँ, सुनिएगा। मुक्ति में भी तू ही है, तू ही बंधन में, जीवन के हर पल में, दिल में धड़कन में,
तुझसे मिलने को मन तरसे अकुलाए, तुझसे मिलने को मन तरसे अकुलाए, मिलने पर ठिठके सकुचाए शर्माए, पलके जब बंद करूं तू ही मुस्काए, मन में रजनी गंधा महक महक जाए, पलके जब बंद करूं। बावरी सी खोजूं मैं तुमको मधुबन में, जाने तुम खोए हो किस वृंदावन में, बावरी सी खोजूं मैं तुमको मधुबन में, जाने तुम खोए हो किस वृंदावन में, देह बने राधा मन मीरा बन जाए, देह बने राधा मन मीरा बन जाए, सांवरे की बांसुरिया गीत कोई गाए, पलके जब बंद करूं तू ही मुस्काए, मन में रजनी गंधा महक महक जाए, पलके जब बंद करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आपकी कविता सुन के मन में रजनीगंधा महक महक जाए, ये सोचती हूँ कि ये वाली बात पहले के जमाने में काफी होती थी। आज तो जिंदगी में इतने सारे इत्तेफाक हो रहे हैं, और इत्तेफाक भी कुछ इस तरीके से होते हैं कि इत्तेफाक अपने मौजों में बेखबर दुनिया से ख्यालों में दिशाहीन पथ पर यूं ही गुजर रही थी, तब इत्तेफाक से वो मेरे जिंदगी में आया। क्योंकि आजकल इत्तेफाक से ही लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई आ जाता है, क्योंकि जमाना तो आपका इंटरनेट का है और इत्तेफाक यूं ही होते रहते हैं। इत्तेफाक न जाने जिंदगी का हिस्सा बन गया। समय के साथ जग बदलने लगा, फूलों के मौसम में भी पतझड़ का आगमन हुआ। पतझड़ के मौसम में फूलों का आगमन हुआ, इत्तेफाक से वो मेरी जिंदगी में आया। जब जिंदगी में कोई आता है तो कुछ इस तरीके की चीजें भी होती है। शब्दों का परिचय उसने ऐसे करवाया, मानो शीशा आत्मा का सामने मेरे आया। आंखों में विश्वास की ज्योति मुझे दे गया वो, इत्तेफाक से वो मेरे जिंदगी में आया। जब हम प्यार और इसकी बातें करते हैं तो हमें लगता है सामने वाला व्यक्ति ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और जब वो इंसान हमें जब छोड़ जाता है तो ऐसा लगता है कि खुशियों की शाम हो गई है, खुशियों की शाम हो गई, छोड़ गया पल भर में, ना रोक सकी उम्र भर के लिए। इत्तेफाक सिर्फ इत्तेफाक बन गया, जिंदगी नहीं, ये मुझे समझा गया। परिवर्तन का महत्व मुझे बहुत अच्छे से बता गया, अच्छे से समझा गया कि इत्तेफाक से वो मेरी जिंदगी में आया। इत्तेफाक होता है जीवन में बदलाव का। कभी आप इत्तेफाक होते हैं, कभी इत्तेफाक आपके साथ होता है। एहसानमंद हूं मैं उस इत्तेफाक का जो मुझसे मेरा मिलाप करवा गया, इत्तेफाक से वो मेरी जिंदगी बना गया। ऐसे इत्तेफाक आजकल सबके साथ होते रहते हैं। इत्तेफाक है कि आप सब इस मंच पे आए हैं और आप जैसे आदरणीयों को सुनने का हमें मौका मिल रहा है। ये दादा को बुलाने के लिए एक छोटा सा पढ़ा था कि इत्तेफाक किस तरीके का होता है, कि आप जैसे लोग को भी हमें साक्षात सुनने का मौका मिलता है। तो शार्दुल जी, शुक्ला जी के बारे में इनका परिचय जो है वो काफी ही प्रभावशाली है। ये मंच पे पिछले 27 साल से और काफी सारे लोग इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका परिचय शब्दों में नहीं दूंगी, इन्हें सीधा मंच पे बुलाऊंगी और ये अपना परिचय अपनी कविता द्वारा हम सबको देंगे। तो दादा, मंच आपका है, स्वागत है आपका। शरद जी। नन्हा ज्ञान फाउंडेशन के सभी श्रोताओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और आपने अभी कहा, सब लोगों ने, हमारे सारे रचनाकारों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। आपने परिचय की बात कही। अब मैं तो लोगों को कहता हूं परिचय देने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यही कहा करें, अपने घर का ईमानदार बंधुआ मजदूर आ रहा है, अपनी पत्नी का ईमानदार बंधुआ मजदूर, ये बात मैं कहता हूं। और देखिए, माँ शारदे को
नमन करते हुए हम लोग कुछ महीनों से जिस वातावरण में गुजर रहे हैं उसको शब्दों के माध्यम से दूर करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ना वक्त हो बर्बाद उसे भुनाने की बात कर, ना वक्त हो बर्बाद उसे भुनाने की बात कर, मुंह फुलाए नास पीटे को मनाने की बात कर। अमा क्यों सुनाता है गंभीर टेंशन के मारों को, मिटे दुख दर्द हंसने हंसाने की बात कर, हंसने हंसाने की बात कर। हमारे मित्र सुरेश मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छा गुदगुदाएंगे मेरे बाद में। देखिए क्या है कि कहा उन्होंने, ये है कवि बड़ा, कहा उन्होंने, कहा है ये कवि बड़ा, तभी मित्र खिसियौना आ गया। कहा है ये कवि बड़ा, तभी मित्र खिसियौना आ गया, देखते ही मनहूस की शक्ल मुझे रोना आ गया। मुद्दत के बाद मिले कार्यक्रम खींच तान के, उसको भी नास पीटा ये कोरोना खा गया। हमारा ही नुकसान नहीं हुआ है, देश में बहुत सारे हमारे कवि भाइयों का भी नुकसान हुआ है, उनको कोरोना खा गया। अभी जो छूट दी गई है थोड़ी बहुत, और लोग ऐसे निकल रहे हैं घरों से जैसे कि पिंजड़े में बंद थे। मामला गंभीर हो रहा है, आप सब समझते हैं, और ये लोग नहीं समझ रहे हैं। हल्के में ले रहे जो घातक इस महामारी को, हल्के में ले रहे जो घातक इस महामारी को, बंद घरों में बैठे सब कोस रहे लाचारी को, और बाहर निकलने के कीड़े को रख अपने तू काबू में, संकट टलने बाद निभाना तब तू अपनी यारी को, तब तू अपनी यारी को। कुछ कविताएं हास्य व्यंग के माध्यम से मैं थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं कि लड़की वाले ने पूछा लड़के की एजुकेशन और क्या करता है। लड़की वाले ने पूछा लड़के की एजुकेशन और क्या करता है, इधर उधर ताक झांक तो नहीं करता है। बोले क्या बात करते हो, क्या बात क्या करते हो, गधे से कम अक्ल वाले नेता का पीए है, गधे से कम अक्ल वाले नेता का पीए है, और अभी भी पीए है, और पढ़ाई में, और अभी भी पीए है, और पढ़ाई में कम वक्त थ्रू आउट नकल करके पटना यूनिवर्सिटी से बीए है, पटना यूनिवर्सिटी से बीए है। अपनी भी थोड़ी बहुत अकल रखता है, अपनी भी थोड़ी बहुत अकल रखता है, इसलिए इस अपनी भी थोड़ी बहुत अकल रखता है, इसलिए बहुत बड़ा अच्छा जमता है। लड़की के पिता ने कहा, लड़की के पिता ने कहा बेटे हमें एक बात बताओ, राम राज में सच क्यों बोला जाता था। कहा अंकल इसलिए बोला जाता था क्योंकि उस समय इनकम टैक्स नहीं भरा जाता था। हमने कहा ये बताइए, बोले अच्छा ये बताओ ये कैसे पता चले कौन शादीशुदा है कौन शादीशुदा नहीं है। बोले अंकल लटकने का सूत्र है, अगर मंगल सूत्र लटका है तो लड़की शादीशुदा, और मुंह लटका है तो लड़का शादीशुदा। इतना सुनते ही लड़की वाले ने अंगूठी पहनाते हुए कहा हमें मंजूर यह रिश्ता है, आपका हैंडसम घोचू मूर्ख नहीं बल्कि फरिश्ता है, बल्कि फरिश्ता है, बल्कि फरिश्ता है। हमने ससुर जी से कहा, हमने ससुर जी से पूछा क्या कारण है आपकी बेटी मामूली बात में तिल का ताड़ बनाती है। हमने ससुर जी से पूछा क्या कारण है आपकी बेटी मामूली बात में तिल का ताड़ बनाती है, लोगों के स्वीट रिलेशन में आग लगाती है। ससुर जी बोले ये जेनेटिक रोग, ये जेनेटिक रोग हमारी मिसेस से उसमें आया है, जिसकी लगाई बुझाई से रिश्तेदारों ने आपस में खून बहाया है। ऐसा नहीं अकारण है, ऐसा नहीं अकारण है, इसका मूल कारण है जब बेटी पेट में थी तो हम पति पत्नी ने धार्मिक अनुष्ठान किया था। जब बेटी पेट में थी तो हम पति पत्नी ने धार्मिक अनुष्ठान किया था।
और उसके हवन में जरूरत से ज्यादा घी का इस्तेमाल किया था। दामाद जी इतना समझ नहीं आ रहा है, हवन का एक्स्ट्रा घी अब असर दिखा रहा है, हवन का एक्स्ट्रा घी अब असर दिखा रहा है। हमारे मोहल्ले में एक बच्चा है, वो आया, बोला अंकल मैंने नेता के ऊपर टेबल लिखा है। हमने कहा सुनाओ। अच्छा, नेता के ऊपर टेबल? बोला हाँ नेता के ऊपर टेबल, और नेता भी है करेक्ट। हमने कहा सुनाओ। बोला लोमड़ी की चाल में भेड़िए की खाल में 2 दूना 4 कर गुंडों पर धार कर। लोमड़ी की चाल में भेड़िए की खाल में 2 दूना 4 कर गुंडों पर धार कर। सुरक्षा कवच में रहे सत्ता पक्ष में रहे, और जनता भेद भाव सहे तेरा बेदबाव सहे। भभूत पाप की मलो सदैव पाप में चलो, भभूत पाप की मलो सदैव पाप में चलो। सुर्ख लाल गाल पर दुष्टता की चाल पर, सुर्ख लाल गाल पर दुष्टता की चाल पर। ढीठ तुम बने रहो सीट पर तने रहो, और मुस्कान को नुकसान कर देश को दुकान कर। कफन बेच खाओ तुम वतन बेच खाओ तुम, अनधिकार पर अधिकार कर कुटुंब का विकास कर। कितना विकास हो रहा है? अनधिकार पर अधिकार कर कुटुंब का विकास कर। काम तुम करो नहीं जल्दी भी मरो नहीं, नरक में ना जाए तू नरक यहीं दिखाए तू। निषिद्ध को सिद्ध कर कबूतर को गिद्ध कर, निषिद्ध को सिद्ध कर कबूतर को गिद्ध कर। तेरा काम 100 बकवास नेता धाम 100 पसार। हमने कहा बेटा बहुत तरक्की करोगे, आगे से स्वामी विवेकानंद का भी टेबल लिख करके लाना। शरद जी। हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है? ये मीनाक्षी जी गई हैं कुछ गड़बड़ करके लग रहा। हमें रिस्पॉन्स नहीं सुनाई दे रहा है किसी का, ऐसा लग रहा है कि हमारे कानों की सुनने की क्षमता खत्म हो गई। क्या हुआ भाई? नहीं आप बोलिए, चल रहा है। बोले, हमारी आवाज जी हाँ, आ रही है? जी आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं तो ये बात है। आइए एक छोटी छोटी रचनाएं सुनाते हैं हम। जी हाँ। रेलवे का अनाउंसमेंट हुआ। मैंने, हमारे जो कवि मित्र बैठे हैं, मैंने कभी मंचों पे नहीं पढ़ा इन रचनाओं को। रेलवे का अनाउंसमेंट हुआ, यात्री कृपया ध्यान दें। ट्रेन में यात्री कृपया ध्यान दें, घर का लाया हुआ खाना खाएं, किसी का दिया हुआ प्रसाद अथवा खाने पीने की वस्तु लेकर ना खाएं। रेलवे का अनाउंसमेंट हुआ, यात्री कृपया ध्यान दें, घर का लाया हुआ भोजन ही खाएं, किसी से ट्रेन में दिया हुआ प्रसाद अथवा खाने पीने की वस्तु लेकर ना खाएं। उसमें नशीला पदार्थ मिला हो सकता है, और सामान के साथ साथ कपड़ा भी उतर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। और सामान के साथ साथ कपड़ा भी उतर सकता है। ये सूचना इस बेरोजगार कवि को शानदार आइडिया दे गई। ये सूचना इस कवि को शानदार आइडिया दे गई, जैसे मेरी किस्मत की सोई कली खिल गई और एक बेरोजगार को नौकरी मिल गई। दूसरे दिन से मैं भी काम पर जाने लगा, दूसरे दिन से मैं भी काम पर जाने लगा, और रेल की रेलम पेल भीड़ में अटैचियां उठाने लगा। एक बार एक मुसाफिर को छंद सुनाया, एक बार एक मुसाफिर को छंद सुनाया, बेचारा 2 दिन बाद भुसावल रेलवे अस्पताल में होश में आया। अरे बाप रे, क्या बात है। बेचारा 2 दिन बाद भुसावल रेलवे अस्पताल में होश आया। उसके कलेजे में शब्दों का प्राण लेवा रामपुरी उतारा था, उसके कलेजे में शब्दों का प्राण लेवा रामपुरी उतारा था। अरे मीनाक्षी जी, सामान तो उठाया ही, साथ में साला जूता मोजा तक उतारा था। खोजी स्थानीय नेता आने लगे, स्थानीय नेता आने लगे, इस मामूली उठाईगिरी पर राजनीति भुनाने लगे। खोजी कुत्तों के साथ पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिल रहा था, खोजी कुत्तों के साथ पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिल रहा था, और बिना रिस्क धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। अरे वाह, और बिना रिस्क धंधा धड़ल्ले से चल रहा था।
एक बार एक अटैची से चिट्ठी मिली थी, एक बार एक अटैची से चिट्ठी मिली थी जो एक पिता ने बेटी को लिखी थी। बेटी नफीसा 50,000 भेज रहा हूं, बेटी नफीसा 50,000 भेज रहा हूं, तेरे चच्चा के हाथ 50,000 भेज रहा हूं, तेरे मुखड़े से गया बसंत लौट आएगा, तेरे मुखड़े से गया बसंत लौट आएगा। और नोटों की हरियाली देखते ही ससुराल वालों का षड्यंत्र दफन हो जाएगा। जान को तेरी जोखिम से निकाल लिया है, दुकान बेची घर गिरवी डाल दिया है, दुकान बेची घर गिरवी डाल दिया है, तेरी अम्मा का मोतियाबिंद ऑपरेशन नहीं कराया है, पैसों की तंगी से गेहूं बीज तक नहीं आता है, पर तुझे सुखी देखकर ये कमी भी पूरी हो जाएगी, पर तुझे सुखी देखकर ये कमी भी पूरी हो जाएगी, और गरीबी में भी हमारे दिलों में खुशी की फसल लहलहाएगी। भाई साहब, सुरेश जी, इस चिट्ठी ने मुझे पसीना पसीना कर दिया था, मेरी आंखों को गीला कर दिया था, मुझे आत्मचेतना जागृत हो आई और अपने आप पे ग्लानि हो आई। उसी दिन थाने में जाके अटैची जमा कराई। अब समाज पर भार हो गया हूं, तभी से ये धंधा त्याग दिया है। अब फिर से बेरोजगार हो गया हूं, अब फिर से बेरोजगार हो गया, अब फिर से बेरोजगार। अच्छा, योगा दिवस है, मैंने योगा दिवस पे एक रचना डाली है यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाली, शायद कुछ लोगों ने देखी होगी। जी मैंने कहा क्यों ना सुनाऊं मैं। जी। जैसे ही मैंने आस्था चैनल लगाया, हमें एक मिनट रोमल जी, हमें एक मिनट ये बताइए कितना टाइम है हमारे पास में, उसी हिसाब से हम आपके पास में अभी और 4 मिनट है, 4 मिनट है, बस 4 मिनट, 5 मिनट ले लीजिए। ठीक है, तो फेसबुक पे हमारा 5 मिनट, ठीक है, फेसबुक पे ऊपर हमारा वो योगा की कविता देख लीजिएगा। मैं कविता सुनाता हूँ छोटी सी, कि अभी जो चीन में घटा है, मेरा खून खौल गया देखकर, जो हमारे सैनिकों के साथ हुआ। सुरेश जी अभी उस पर अच्छा बताएंगे। खून खौल गया, हमने पत्नी का, हम जा रहे, हम भी, हमारा मन कर रहा है कि जाए, हम भी युद्ध करें, जा करके मारे चाहिए चीनियों को। पत्नी बोली तुम रहने दो, बदनामी करा के आ जाओगे, वहां की ठंड झेल पाओगे। लेकिन साहब, मैंने इतनी गुस्से में पत्र लिखा जर्नल को, बहुत इसी दिन मैंने पत्र लिखा जिस दिन हमारे वीर शहीद सैनिक सभा हमारे शहीद हो गए थे, तब मैंने जनरल साहब को पत्र लिखा। आदरणीय जनरल साहब, मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, मुझे इंडियन आर्मी में चुन लीजिए। आदरणीय जनरल साहब, मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, मुझे इंडियन आर्मी में चुन लीजिए। सारे चाइना और पाकिस्तान की सेना एक तरफ, भारत अकेला एक तरफ, ऐसे युद्ध का रियल मैच लीजिए, मुझे टेस्ट कीजिए और एक बार का कैच लीजिए। मैं भारतीय सैन्य शक्ति को मजबूत बनाना चाहता हूं, मैं भारत की सैन्य शक्ति को विश्व की सबसे मजबूत सेना बनाना चाहता हूं, युद्ध में अपना काव्य पाठ लाना चाहता हूं। क्या बात? युद्ध में अपना काव्य पाठ लाना चाहता हूं। इनका कप्तान चाइना और पाकिस्तान, चाइना, कोरोना किंग चाइना, इसको दिखा देंगे इसकी बर्बादी का भविष्य का आईना। हमें युद्ध लड़ने के लिए हमारे लिए नई यूनिट नहीं बनानी पड़ेगी जनरल साहब, हमारे लिए नई यूनिट नहीं बनानी पड़ेगी, हमें तो युद्ध में माइक से केवल कविता पढ़नी पड़ेगी। सुनते ही कविता हमारी इन चाइना वालों की मती जाएगी मारी, बिना गोली चले सारा इलाका फतेह हो जाएगा। क्या बात है। और चाइना का हर सोल्जर सोता हुआ पकड़ा जाएगा। चाइना का हर सोल्जर सोते हुए पकड़ा जाएगा। सर जी, मुझे अपनी पावर, जनरल साहब, मुझे अपनी पावर उस दिन मालूम पड़ गई थी जिस दिन बाथरूम में हल्का सा गुनगुना देने पर बीनते बीनते चावल पत्नी सो गई थी। एक बार कचरे को लेकर पड़ोसी थी, हो गया झगड़ा। एक बार कचरे को लेकर पड़ोसी थी, हो गया झगड़ा। रोमल जी, छोटा मोटा नहीं, बहुत तगड़ा। क्या बात है। कम वक्त घर में घुसाए, मारने चढ़ाए, हमने अहिंसावादी होने का ढोंग किया।
हमने अहिंसावादी होने का ढोंग किया और क्या उन्हें बात है। शांत करने के लिए गम का पैग लिया और फिर क्या- धीरे से आफ्टर इफेक्ट वाली 4 पंक्तियां पढ़ी, वो उन्हें दारू की तरह चढ़ी, ऐसे सोए पड़े थे जैसे मरे पड़े थे। बच्चों की परीक्षाएं छूट गई, शाम तक बेहोश पड़े थे। क्या बात। अब पड़ोसी से कोई नहीं दूरी है, अब पड़ोसी से कोई नहीं दूरी है, स्वीट रिलेशन रखना उनकी मजबूरी है। इसलिए सर जी मेरी इंपॉर्टेंस को पहचाने, राष्ट्र की इस अमूल धरोहर को संभाले। बड़ी उम्मीदों के साथ पत्र भेज रहा हूं, नमूने की 4 पंक्ति साथ भेज रहा हूं। अंबुज में गगन है मगन है, पीतांबर में लंबोदर है। अंबुज में गगन है मगन है, पीतांबर में लंबोदर है। किधर है, इधर है, उधर है। जब काफी दिनों तक जवाब नहीं आया, मुझे क्रोध आया। मैं पीए के पास गया, उसने बतलाया, भाई साहब इन पंक्तियों को कोई पचा नहीं पा रहा है, जैसे कोई साइनाइड का टेस्ट नहीं बता पा रहा है। क्या बात है। जैसे कोई इन पंक्तियों को कोई पचा नहीं पा रहा है, जैसे कोई साइनाइड का टेस्ट नहीं बता पा रहा है। वैसे आपकी बातों से यह एहसास हो गया है, आपके सेना में शामिल होने से हमारी सेना शक्तिशाली बनेगी, इस बात का विश्वास हो गया है। जाइए, आज शाम की न्यूज में बताया जाएगा, आपको बड़े सम्मान के साथ भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। हमने कहा भाई साहब, हमने कहा जनरल साहब मेरा पेशेंस टूट रहा है, मेरे अंदर देशभक्ति का कीड़ा घूम रहा है। मैंने तो अब सच्ची देशभक्ति करने की ठानी है और मेटल डिटेक्टर से बचाकर ये कविता इन चाइना किंग कोगरा, इन जो कोरोना किंग को सबको सुनानी है। सुनते ही कविता हमारी हर सोल्जर सोता हुआ अरेस्ट हो जाएगा और वहां जाके हमारा भारत चाइना तिरंगा लहराएगा, तिरंगा लहराएगा, तिरंगा लहराएगा। जाते जाते मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ, मैं 2 लाइनें सिर्फ कहूंगा। प्लीज प्लीज। कि भारत नया इतिहास रचेगा, भारत नया इतिहास रचेगा इस कोरोना किंग की धरती पर, और अब की इस चाइना की अंतिम क्रिया होगी इसी की धरती पर, होगी इसी की धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, आपने देशभक्ति का जज्बा कुछ ऐसे जगाया है कि शब्दों को समझ नहीं आ रहा है कि अब किस तरीके से बाहर आए, और आपने हास्य वंग का भी जो माहौल बनाया है वो भी बहुत ही बेहतरीन बनाया है। सुरेश जी को अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सुरेश जी इनके बारे में ये लंबे समय से मंच पर है और राष्ट्रीय हास्य व्यंग कवि है, यही इनकी पहचान है। अब इनको बुलाएंगे अपने मंच पे और सुनेंगे, जिसके लिए हम सब बहुत ज्यादा उत्साहित है। तो सर जी आइए मंच पे, आपका बहुत बहुत देर से वेट हो रहा था। अनम्यूट कीजिए सर, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। जी सब बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, इतनी बढ़िया कविता सुनाई। ईरान और चीन दोनों की सेना का सोना पक्का हो गया है। बहुत बढ़िया सुना रही। शुक्ला जी ने खूब हंसाया, हंसाते हंसाते करके छोड़ा है। हमारे आपकी आवाज कट रही है, शायद आपकी आवाज ऊपर नीचे हो रही है सर जी। ऊपर नीचे हो रही है, अब बराबर है, अब लय में आई है। तो उर्मी जी बहुत बढ़िया सुनाई इन्होंने। बहुत बार, कई बार इन्होंने कहा हम महिलाएं हैं, हम महिलाएं हैं। उर्मी जी 2 पंक्तियां मेरी आप सुन लीजिए कि आप 3-4 यहाँ बैठे हुए हैं। 5 चांद है, एक शुक्ला जी के है, एक मेरे भी है, लेकिन सिर्फ महिलाएं कुछ नहीं होती। 2 पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि अगर हम न होते तो तुम्हें गजल कौन कहता, कौन कहता, और तुम्हारे सौंदर्य को कमल कौन कहता। ये तो मोहब्बत का करिश्मा है जालिम, वरना इस पत्थर को ताजमहल कौन कहता। क्या बात है। नमन करता हूँ आप सबको। मोदी जी ने
लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, 4 बढ़ाते जा रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि मोदी जी बार बार लॉकडाउन क्यों बढ़ा रहे हैं, वो अपने घर में बैठे बैठे बोर नहीं होते क्या? तो मैंने उनको जवाब दिया, मजा आए तो लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। जरूर जरूर। 2-2 महीने घर में यूं सड़ा नहीं देते मोदी जी, 2-2 महीने घर में यूं सड़ा नहीं देते, और खुद की बीबी के संग सूली पर चढ़ा नहीं देते। अगर एक लुगाई नमो के घर में भी होती तो लॉकडाउन बार बार बढ़ा नहीं देते। आज ये हो गई है, ये कहते हैं कि घर में रहो और 3 गज की दूरी पर रहो। कमाल की बात देखिए, कहते हैं घर में रहो और 2 गज की दूरी पर भी रहो। हाँ, तो क्या स्थिति हो गई है हम लोगों की घर में कि कर्फ्यू में करीना जैसे हूर लग रही है, कर्फ्यू में पत्नी, कर्फ्यू में करीना जैसे हूर लग रही है, और अंगूरी लग रही है, बड़ी नूर लग रही है। मोदी जी 3 गज वाली बंदिश लगा दिए और कटरीना सी बीवी मेरी कोनिका कपूर लग रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम लोगों की है, चीन की बात कर रहे थे हमारे शुक्ला जी, बहुत मैं हास्य की कविता सुनाऊंगा आपको, लेकिन मैंने एक चीन के ऊपर कविता लिखी है, थोड़ी आजकल वायरल हो रही है, शायद आप तक हो ना पहुंची हो, तो मेरी कविता सुनिएगा। अभी एकदम लेटेस्ट लिखा है कि हमें इंसान प्यारा है, हमें भगवान प्यारा है, हमें गीता रामायण बाइबिल कुरान प्यारा है, मगर जब बात होगी देश दुनिया से मोहब्बत की, हमें सांसों से ज्यादा मेरा हिंदुस्तान प्यारा है। हिंदुस्तान क्या बात है, क्या बात है। देखिए, होता है अभिमान का मतलब होता है घमंड। मोदी इस समय विश्व नायक के रूप में उभरे हैं दुनिया में, लेकिन उन पर हमें अभिमान नहीं है, मोदी पर हमें गर्व है, मोदी पर हमें स्वाभिमान है, उन्होंने हमारे अंदर स्वाभिमान जगाया है। तो मैं एक कविता को ललकारते हुए कि नमो हमारा नायक है, इस पर हमको नहीं, नमो हमारा नायक है, इस पर हमको अभिमान नहीं, चीनी जब 62 वाला तेरा हिंदुस्तान नहीं, नमो हमारा नायक है हमको अभिमान नहीं, सुन चीनी अब्बा 60 वाला मेरा हिंदुस्तान नहीं। अब परमाणु बमों वाली धमकी से ना डर जाते हम, डोकलाम में धक्के दे दुश्मन को मार भगाते हम, कोई हमको छेड़े अब तो नहीं छेड़ते बैरी को, उसके घर में घुस करके दुश्मन की बैंड बजाते हम, वीर शिवा राणा के वंशज अब सहते अपमान नहीं, सुन चीनी अब 62 वाला मेरा हिंदुस्तान नहीं। क्या बात है। में हिंदुस्तान नहीं, कुत्ता खाने वाले हमसे क्या टकराओगे, चमगादड़ खाने वाले लोग हमसे टकरा रहे हैं। हाँ, लोग नाले में गिर कर पड़े और हमारे सैनिकों ने 50 लोगों की हत्या कर दी वहीं तुरंत ही। उससे लड़ेंगे कि कुत्ता बिल्ली खाने वाले हमसे क्या टकराओगे, चमगादड़ चट जाने वाले कैसे तुम लड़ पाओगे, 67 और 72 में तुम नाक रगड़ कर भागे थे, बटन से की आंखों वाली कैसे नजर लड़ाओगे, धोखेबाज कुटिल घाती हो, धोखेबाज कुटिल घाती हो, क्या ये मुझको ज्ञान नहीं, सुन चीनी अब 62 वाला मेरा हिंदुस्तान नहीं, सुन चीनी अब 62 वाला मेरा हिंदुस्तान नहीं, भेज वायरस दुनिया भर में कर पार नहीं, दुनिया भर में करते हम व्यापार नहीं, तुम जैसे हद से गिर जाएं ऐसे भी मक्कार नहीं, जो अमेरिका मदद किया करता था सारी दुनिया की, उसकी मदद किए हम लेकिन जतलाते उपकार नहीं, मदद भेज देते हैं फ्री में पर लेते एहसान नहीं, सुन बेटी 62 वाला
नहीं, सुन बेचैनी बासठ वाला हिंदुस्तान नहीं। और जो मेरे टुकड़ों पर पलते उनको पटा रहे हो तुम। आजकल नेपाल बहुत पटा रहा है। हमारे सही यहाँ बात है। हमारे यहाँ की दरवानी अगर खत्म कर दी जाए तो साला भूखों मर जाए। सारे लोग आकर के यहाँ दरवानी करते हैं और वो हमको आंख दिखा रहा है। हाँ, कि जो मेरे टुकड़ों पर पलते उनको पटा रहे हो तुम, नेर वाली जनता के रक्षक हो तुम, जता रहे हो तुम, लुच्चे टुच्चे पाकिस्तानी को तुम बता रहे हो तुम, और तिब्बत हांगकांग वालों को जी भर सता रहे हो तुम। और तेरे आगे कुछ हिलाए हम भी वो इमरान नहीं, सुन बेचैनी मेरा हिंदुस्तान नहीं। क्या बात है। तेरे आगे कुछ हिलाए हम भी वो इमरान नहीं, सुन बेचैनी 62 वाला मेरा हिंदुस्तान नहीं। और एक चेतावनी है कि उधर चली बारूद यहाँ से अब मकरंद न जाएंगे। बहुत हो गया चीनी भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अगर उधर बारूद चली तो अब मकरंद न जाएंगे, हिंदी चीनी भाई भाई के छल छंद न गाएंगे। घाटी तेरी छाती पर चढ़, घाटी तेरी छाती पर हम चढ़ करके, घाटी तेरी पाती पर हम छाती पर चढ़ जाएंगे। और अब की हम चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाएंगे, और तुझको भी घुसकर मारेंगे, तुझको भी घुसकर मारेंगे, ये केवल फरमान नहीं, सुन बेचैनी 62 वाला मेरा हिंदुस्तान नहीं, सुन बेचैनी 62 वाला मेरा हिंदुस्तान नहीं। और सियाचिन लद्दाख न तेरे अब्बा की जागीरें हैं, सियाचिन लद्दाख न तेरे अब्बा की जागीरें हैं, नजर उठाई जिसने उसको 71 में चीरे हैं। बनर घुड़कियों से डर जाए अब वो भारत देश नहीं, और बम परमाणु मिसाइल राफेल सबके मेरे जखीरे हैं। और मोदी से लड़कर बच पाना इतना भी आसान नहीं, सुन बेचैनी 62 वाला नहीं, सुन बेचैनी 62 वाला मेरा हिंदुस्तान नहीं। नमो हमारा नायक है, हे सिंपिंग तुमको संज्ञान नहीं। अब सुन बेचैनी 62 वाला मेरा हिंदुस्तान नहीं। क्या हिंदुस्तान। बात है। देखिए आजकल लोग कोरोना पर बहुत सारी कविताएं लिख रहे हैं। जी। कोरोना लिख रहे हैं तो उनको लगता है कि सब खिलाफत में ही हो रहा है। लेकिन जैसा कि आपने बताया आज बहुत सारे डे हैं, डे हैं, मन्ना डे है, ये बहुत सारे डे हैं। तो फादर्स डे है, आज अमावस्या को ग्रहण भी लग गया। तो मैं चाहता हूं कि एक कविता योग दिवस पर भी छोटी सी एक जोड़ी है आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आजकल बाबा रामदेव ने सबको काम पर लगा रखा है। जिसको देखो ऐसे कर रहा है। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, पूरा परिवार बैठा सब ऐसे कर रहा है। मैंने कहा ये क्या है, बोले भाई साहब ऐसा करने से नए नए बाल निकलते हैं, जो बाल झड़ गए हैं वो आ जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाता है। मैंने कहा आप पूरा परिवार ऐसे कर रहा है, भाभी जी ऐसा नहीं कर रही हैं। बोले उन्होंने 6 महीना किया था, उनको दाढ़ी और मोछ आना शुरू हो गया। तो बंद कर दिया। तो मैंने लिखा, बाबा रामदेव जी के लिए लिखा कि हे राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे नयन ने बड़ा दुख दीना। ऐसी योगा सिखाई, ऐसी आंख दबाई, ऐसी आंख दबाई, ऐसी योगा सिखाई, टुन टुन बन गई करीना, बड़ा दुख दीना। राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे नयन ने बड़ा दुख दी। मैं खार में रहता हूँ, मुंबई के खार में रहता हूँ। मेरे सामने बीकेसी है, बाबा रामदेव का शिविर लगा था 2 साल तक। उस बात की इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी इस बात की चर्चा हुई कि उनसे मिलने मल्लिका शेरावत गई।
मलके साहब तो बड़े बड़े अखबारों में छपा, शिविर की चर्चा कम हुई। मैं भी गया था, मेरे साथ गया था बाबा जी। मिश्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिश्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या करूं? हाँ अब ठीक है। एक मिनट। उर्मी जी का, हाँ उर्मी जी अपना अपना म्यूट माइक करेंगे उर्मी जी? हाँ आप बोलिए सर। आ रही है? आप बेटर। तेरे नयन में बड़ा दुख दीना। आजकल दो राज्य ऐसे हैं शराबबंदी है, एक गुजरात जहां से उर्मी जी आती है और एक बिहार। तो कहत बिहारी सुन मेरे बाबा, सुख रहे हम सबके तारू। पतंजलि ने सब कुछ बनाया, थोड़ी सी बना दे अब तो दारू। इस बार वही तलवार बना। याद है बाबा रामदेव का सलवार, याद है ना? रामलीला मैदान में बाबा रामदेव का शिविर चल रहा था, हजारों भक्त बैठे थे, रात भर अनशन कर रहे थे। रात को पुलिस आई, भक्तों को खूब कूटा। भक्त बाबा रामदेव भाभी बनकर के भागे हैं, सलवार पहन के भागे हैं। तो मैंने लिखा, इस बार वही सलवार बना जिसने इज्जत रख ली ना, बड़ा दुख दीना। हे राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे नयन ने बड़ा दुख दीना। धन्यवाद। देखिए यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास माइक नहीं है, हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बाकी हम लोग कविताएं सुनाते हैं तो हजारों, 10,000, 20,000 की तालियां मिलती हैं, तो हमारा जोश बढ़ता है। हाँ, और तालियां क्यों जरूरी होती हैं? कि मैंने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन टन टन। तो का झरना इनसे बच के रहना, आज से व्यंग भाई तो वाह वाह करना। लूट लो जी, लूट लो हंसी खुशी की ना कोई वारंटी यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन 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 टन। के नेता कैसे हैं? वादे और नाते इनकी समझ नहीं आते, एक बार यदि जीते तो 5 साल मुंह ना दिखाते। जो भी है जैसा है इनका बस पैसा है देश बचाना, पप्पू हो या केजरी सबकी है कमेंट्री यार, टन 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 टन, तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन 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 टन। धन्यवाद। नन्हा फाउंडेशन हमारे बीच में है, ये बच्चों के लिए बहुत सारा काम करते हैं। रोमा जी एक प्रश्न आपसे पूछना था कि 51 साल के बच्चे का भी इलाज होता है क्या? 51 साल तो बचपन की तरह है सर, क्यों ना होगा, डेफिनेटली होगा। पर ये तो पहले पता चले कि ठीक क्या करना है। 51 साल का बच्चा है, रोज ट्वीट कर करके फौज का अपमान कर रहा है, हमारे देश का अपमान कर रहा है, चीन का समर्थन कर रहा है। उसके दिमाग का इलाज कर देते तो हमारा पूरा देश आपका ऋणी होता। मैं मैं कह रहा था कि कोरोना से सबको तकलीफ हुई, बहुत सारी परेशानियां आई, कुछ लोग बेरोजगार हो गए, धंधा चौपट हो गया, लेकिन मुझे कहीं कमी नहीं दिखी। मुझे लगा कि हाँ कोरोना तो वरदान बन के आया है। तो मैंने एक कविता लिखी है, एक पैरोडी लिखी, मजा लीजिएगा। देखिए असली कवि वो है जो निगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढ ले।
नकारात्मक चीजों से सकारात्मक चीजें अगर हम ढूंढ लें तो वो सच्चा कवि है, वो सच्चा हास्य का कवि है। देखिए हास्य हम कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। जब कोरोना से लॉकडाउन हुआ, हम घर में बंद हो गए, तो बीबी की रोज डिमांड खत्म हो गई। आज साड़ी खरीदना है, आज गाड़ी लेकर इधर जाना है, आज वो जाना है, सारा खर्चा बंद हो गया। तो नात रिश्तेदारों का आना बंद हो गया, तो ताड़ी माड़ी सब कुछ बिक्री केंद्र सब बंद हो गया। तो देखिए मुझे अच्छा लगा। तो कोरोना के पक्ष में आपने पहली बार सुना होगा कोई कोरोना के पक्ष में सुना रहा है कविता कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। बीबी को चाहे माल मोल जाने के लिए, बीबी को चाहे माल मोल जाने के लिए, मैं हो गया कंगाल मुस्कुराने के लिए। चाहे माल मोल जाने के लिए, मैं हो गया कंगाल मुस्कुराने के लिए। अब शॉपिंग मॉल बंद है, सारा ही क्या रोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। आज साड़ी खरीद दीजिए, आज गहना खरीद दीजिए, आज ये गाड़ी से इधर जाना है, गाड़ी लेकर उधर जाना है। देखिए क्या स्थिति हुई कि साड़ी खरीदी बंद है, गाड़ी भी बंद है, और साले साहब घर आए हैं, ताड़ी भी बंद है। साड़ी खरीदी बंद है, गाड़ी भी बंद है, साले साहब घर आए हैं, ताड़ी भी बंद है। अब सुबह शाम है आराम, सोना ही सोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। एक राजनीति देखिए, राजनीति हास्य में राजनीति नहीं आती तो मजा नहीं आता है। पहले जब कोरोना नहीं था तो मोदी जी आज अमेरिका गए हैं, कल लंदन गए हैं, कभी फ्रांस गए हैं, कभी चाइना गए हैं, रोज विदेशों में रहते थे और परेशान विपक्ष था, कहता था मोदी जी तो भारत में रहते ही नहीं, जब देखो विदेश में रहते हैं, जब देखो विदेश में रहते हैं, उनको बुलाओ यहाँ भारत में रहने दो। तब क्या स्थिति बनी कि जब देखिए मोदी विदेश जा ही रहे थे, बिन आग के विपक्ष को जलाई रहे थे। जब देखिए मोदी विदेश जा ही रहे थे, बिन आग के विपक्ष को जलाई रहे थे। अब मम्मी कह रही है नमो, अब मम्मी कह रही है नमो, इटली चलो ना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। खर्चे कैसे बंद हुए कि सब माल सिनेमैक्स व बाजार बंद हैं, दिवालिया होने के सारे द्वार बंद हैं। सब माल सिनेमैक्स व बाजार बंद हैं, दिवालिया होने के सारे द्वार बंद हैं। सब मित्र कह खूब शराब पियो ना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। एक चेतावनी, एक सावधानी, एक सलाह कि हर घंटे हाथ धोइए, मत हाथ मिलाओ। हर घंटे हाथ धोइए, मत हाथ मिलाओ। दूरी बनाकर भीड़ से अब मास्क लगाओ। हर घंटे हाथ धोइए, मत हाथ मिलाओ। दूरी बनाकर भीड़ से अब मास्क लगाओ। बीबी भी कहे 3 फुट से दूर रहो ना, ये दिल प्यार मारा है कोरोना।
जान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। थैंक यू। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी हाँ। जब हास्य का कवि श्रृंगार की कविता लिखता है तो उसमें अच्छा। हास्य कैसे आता है? जी हाँ। हास्य वाले, वैसे मैं भी पहले वीर रस की कविता लिखा करता था, फिर मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैं लिखता हूँ तो लोग कहते हैं। महिलाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, इसलिए प्रणाम करता हूँ कि होली पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं, घूंघट का लाद पटोरे नारियां निकलती हैं, अपना देश तो वह देश है यारो जहाँ चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं। रोमल जी, ज्यादा ताली बजाने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में भी चिंगारी निकलती है। मेरी पत्नी 1 महीने के लिए मायके गई, वापस आई तो मैंने प्यार जताने के लिए अपनी पत्नी से पूछ लिया कि 1 महीने में मेरी भी कभी याद आई थी? उसने कहा हाँ आई थी। मैंने कहा कब आई थी? उसने कहा रेलवे स्टेशन पर कुली नहीं मिला ना, तब याद आई थी। तो हास्य का कवि जब ऐसा होता है, कई बार होता है। मैंने कहा मुझे 500 रुपए, तो बोले क्या करोगे? मैंने कहा चश्मा लगवाना है। बोले टेंशन मत लो, मेरी जैसी सुंदर महिला पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। मैंने कहा भगवान वो बात नहीं है, मुझे दूर का दिखाई नहीं देता, इसके लिए चश्मा लगवाना है। पत्नियों का उत्तर सुनिएगा, आप निरुत्तर हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे दूर का दिखाई नहीं देता, इसके लिए चश्मा लगवाना है। मेरा कान पकड़ के छत पे ले गई। बोली वो क्या है? मैंने कहा चांद। बोले और कितनी दूर तक देखेगा? क्या कर सकते हैं? शुक्ला जी को मालूम है हमारे देश में शादीशुदा मर्दों के सिर पर हाथ फेरने की इजाजत 2 ही महिलाओं को है, एक उनकी पत्नी को, एक घरवाली को, और उनकी माँ को। जब माँ हाथ फेरती है तो नए नए बाल निकलते हैं, बाल बड़े होते हैं, घने होते हैं। और जब घरवाली हाथ फेरती है तो आदमी शुक्ला जी हो जाता है, सुरेश मिश्रा बन जाता है, टकला हो जाता है। ऐसे में जब हास्य का कवि श्रृंगार का गीत लिखता है तो वहां हंसी कैसे आती है? इस गीत में मैंने सारे प्रतीक एकदम नए नए लिखे हैं। शुक्ला जी, आपने भी बहुत सारे कवियों को सुना होगा, बहुत सारे प्रतीकात्मक कविताएं और गीत सुने होंगे, लेकिन इस तरह का नया प्रयोग, नया प्रतीक आपने आज तक जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा, जो मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। आपको याद होगा पराली जलाने से दिल्ली की सांसें फूल गई थी, याद है ना? इतना प्रदूषण पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रदूषण फैल गया उस चक्कर में, पराली के चक्कर में। एक प्रेमी और एक प्रेमिका आपस में नोकझोंक कर रहे थे, जब अक्सर होता है। वो कहता है तुम हमें कम मानते हो, कहता हमें तुम कम मानते हो, बोलता तुम हमको हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हो, बोलता हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हो। इस बीच में दोनों में नोकझोंक होती है। बेचारा प्रेमी जो है आजीज आ गया, उसने अपनी प्रेमिका को कहा कि सुनो ऐसा नहीं है। बोले कैसा है तो बताओ। तो प्रेमी ने कहा कि मुझको पराली सा जलाया न करो, मुझको पराली सा जलाया न करो, दाल जैसे सपनों में आया न करो। दाल बहुत महंगी हो गई आजकल। मुझको पराली सा जलाया न करो, प्याज जैसे सपनों में आया न करो, महंगाई जैसे चढ़े जाया न करो, राधे माँ के जैसे मुस्कुराया न करो, मुझको पराली सा जलाया न करो, प्याज जैसे सपनों में आया न करो। यूं तो मुझे तुमसे उम्मीद नहीं है, फिर भी मेरी आंखियों में नींद नहीं है, बकरा के जैसे यूं हलाल न करो, वैसे भी तो आज बकरीद नहीं है, वैसे भी तो आज बकरीद नहीं है। ईडी जैसे मुझको सताया न करो, ईडी जैसे मुझको सताया न करो, प्याज जैसे सपनों में आया न करो, महंगाई जैसे चढ़े जाया न करो, राधे माँ के जैसे मुस्कुराया न करो, मुझको पराली सा जलाया न करो। उसने कहा कि तुम तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो, इधर झांकते हो उधर झांकते हो, मेरे ऊपर भी कभी ध्यान देते हो क्या? तो प्रेमी ने कहा
कि आगे पीछे घूमू चंद्रयान नहीं हूँ, आगे पीछे घूमू चंद्रयान नहीं हूँ, वादा तोड़ दूं मैं पाकिस्तान नहीं हूँ, भटका हुआ मैं भगवान नहीं हूँ, दारू पिला कर जीता प्रधान नहीं हूँ, दारू पिला कर जीता प्रधान नहीं हूँ। NRC जैसे डराया न करो, प्याज जैसे सपनों में आया न करो, महंगाई जैसे चढ़े जाया न करो, राधे माँ के जैसे मुस्कुराया न करो, मुझको पराली सा जलाया न करो। प्रेमिका ने कहा इतने 3 तलाक करोगे तो मैं अब भी चली जाऊंगी, यहाँ से अब भी छोड़कर चली जाऊंगी। तो प्रेमी ने कहा कि जाना है तो केजरीवाल खांसी जैसे जा। खांसी गई केजरीवाल की तो आज तक नहीं आई। जाना है तो केजरी की खांसी जैसे जा, कश्मीर की सत्यानाशी जैसे जा, रामो रहीम मधुमासी जैसे जा, आसाराम मधुमासी जैसे जा, तू रानू मंडल वाली उदासी जैसे जा, तू रानू मंडल वाली उदासी जैसे जा, नेटवर्क जैसे आया जाया न करो, प्याज जैसे सपनों में आया न करो, महंगाई जैसे चढ़े जाया न करो, राधे माँ के जैसे मुस्कुराया न करो, मुझको पराली सा जलाया न कर। हंसी के लिए, मुस्कुराहटों के लिए मेरे कविताओं में कहीं न कहीं राजनीतिक पुट आ ही जाता है। तो आखिरी छंद सिर्फ हंसने के लिए कि पंजे वालों जैसा मैं गुलाम नहीं हूं। ध्यान रखिएगा, पंजे का शीर्ष नेतृत्व जो कह रहा है उसके समर्थक वो सही है या गलत है उसको साबित करने में तुल गए हैं कि पंजे वालों जैसा मैं गुलाम नहीं हूं, हर दर्द वाला झंडू बाम नहीं हूं, शशि थरूर सा बदनाम नहीं हूं, कोई मुझे चूसे वैसा आम नहीं हूं, कोई मुझे चूसे वैसा आम नहीं हूं, गांधी नहीं हूं पप्पू बनाया न करो, गांधी नहीं हूं पप्पू बनाया न करो, प्याज जैसे सपनों में आया न करो, मुझको पराली सा जलाया न करो, राधे माँ के जैसे मुस्कुराया न करो, महंगाई जैसे चढ़े जाया न करो, प्याजी जैसे सपनों में आया न करो। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे लगता है मेरा टाइम खत्म हो आपका समय तो जरूर खत्म हो गया है, पर हमारे श्रोतागण की ताली खत्म नहीं हो रही है। इतने सारे मैसेजेस है, सबकी इतनी इतनी तालियां हैं, इतना प्रेम है आपके ऊपर, जो जनता यहाँ की दर्शकगण आपके ऊपर बौछार कर रही है। सुरेश जी, आपकी कविताओं ने सच्ची में इस प्याज वाले चीज ने तो सच्ची में दिल को रुला ही दिया। ये पर जो रोना था, ये हंसी वाला रोना था, ये दुख का रोना नहीं था कि आपके श्रृंगार में भी जो व्यंग का रस था वो काफी बेहतरीन था। मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत बढ़िया। हमारी समय की समाप्ति हो रही है, तो जाने से पहले सभी कवियों को, हमारे यहाँ पे जो सीनियर है, सुरेश जी, शरद जी, मीनाक्षी जी, उर्मी जी, और जो भी जुड़ नहीं पाए हैं वो है वैभव जी, आप सभी का नन्हा ज्ञान फाउंडेशन की टीम से, नन्हा ज्ञान के जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी के ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना समय हमें दिया है, जितना प्रेम हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जिसकी तुलना हम किसी से कर ही नहीं सकते। जिस तरीके से आपको दूर देखने के लिए, चांद को देखने के लिए चश्मा पहनने की जरूरत नहीं होती है ना सुरेश जी? उसी तरीके से आपका प्यार हमें इस तरीके से मिला है कि हमारे पास की झोली है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब उसके अंदर प्यार जितना डाले वो कम ही नहीं हो रहा है। सो उसके साथ में, उन सभी के साथ में, और हाँ मैं छोटी हूँ, मुझसे यदि कोई त्रुटि हुई होगी संचालन के दौरान तो सभी श्रेष्ठों से निवेदन करती हूँ कि मुझे माफ कर दे, मैं क्षमार्थी हूँ।
और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं वो आपका बहुत बहुत आभार मान रहे हैं, बहुत प्यार बरसा रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद इस मंच पे आने के लिए और इस मंच की गौरव, इस मंच को इतना सुशोभित करने के लिए। धन्यवाद सभी का। आप बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना बढ़िया संचालन किया कि हम सारे कवियों की तरफ से आपको साधुवाद देते हैं। बहुत बढ़िया कर रही थी आप। निश्चित रूप से ऐसे संचालन करते हैं तो हम लोग भी इस नन्हा फाउंडेशन में जरूर आते रहेंगे फिर से। अरे हमारा बहुत बहुत आभार सर। सारा धन्यवाद शुक्ला जी को दीजिए इकट्ठा करके। जी हाँ, अभी उनका तो देना ही है सर। आपके लिए माइक में खोल रही हूँ, अनम्यूट करके 2 शब्द आखिरी के आपको बोलने हैं। अनम्यूट करिए सर। हाँ जी शरद जी, अनम्यूट करिए सर। हाँ बोलिए शरद जी। आई जी हाँ, आवाज आई। आवाज आ रही जी हाँ, है? जी हाँ, आवाज आ रही जी है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। फिर से म्यूट हो गया है, फिर से म्यूट हो गया है। 1 मिनट शरद जी, आपका फोन आप अनम्यूट करिए फिर से। हेलो, अब बेटर है, अब वापस से हाथ मत आई लगाइएगा। हाँ हाँ बढ़िया है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं अब आ रही है, अब आवाज आ रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं। आप सब लोगों का धन्यवाद। और हमारे ये जो लोग आए हैं, इन लोगों का, हमारे जो सुरेश जी और उर्मी जी, हम शामिल हुए हैं। और इसमें इन्होंने, मीनाक्षी जी ने भी काफी अच्छा रोल अदा किया है। उन्होंने काफी सहयोग किया है। वही आपसे जोड़ने वाली वही है जी हाँ। एक्चुअली में। और वैभव तो खैर बच्चा है घर का, तो कोई बात ही नहीं है। और सब लोगों का हम एक बार पुनः, आप लोगों का, जो हमारे मेहमान लोग यहाँ पे आए हैं, उर्मी जी और सुरेश जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। बीच में बैटरी डाउन हो गई थी मेरी भी और मोबाइल की भी। चलिए हम अभी ये लाइव ठीक है, सेशन बंद करते ओके, हैं। बाय।